गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून सबको। सबको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो भी क्लासेस को देख रहे हैं लगातार, आज एक्सप्लोसिव का लास्ट क्लास है। 4 या 5 क्लास हुआ होगा। एक्सप्लोसिव चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो गया। ये इसलिए हो गया क्योंकि बहुत ही आसान चैप्टर था। आपको भले ये मुश्किल लगे, हार्ड लगे, लेकिन अगर अभी तक आप वीडियोस को देखे हैं, क्लासेस को रेगुलर किए हैं, तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपको एक्सप्लोसिव चैप्टर हार्ड लग ही नहीं सकता है। वन ऑफ द इजी चैप्टर है एक्सप्लोसिव चैप्टर। वन ऑफ द इजी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी खत्म हो चुका है। अब अगर अभी तक आप पढ़े होंगे, क्लास किए होंगे, तो आपको पता होगा कि वन ऑफ द इजी चैप्टर हम क्यों कह रहे हैं। और सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर में से एक है एक्सप्लोसिव चैप्टर। लड़का लोग डरता है, घबराता है, पसीना पोंछता है, लेकिन बहुत आसान चैप्टर है। क्लासेस अगर आप छोड़े हैं तो कीजिए, आपको हार्ड लग रहा होगा। अगर आप क्लासेस पूरा किए हैं तो गारंटी के साथ है आसान लग रहा होगा। एक बार आप किताब को भी रीडिंग डाल लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा है। तो हम पढ़ा रहे थे एक्सप्लोसिव एंड ब्लास्टिंग प्रैक्टिसेस। एक्सप्लोसिव एसेसरीज एंड ब्लास्टिंग प्रैक्टिस चैप्टर का नाम था। तो इसमें बहुत सारा चैप्टर हम खत्म कर, लगभग हम 80%, 80-85% तक चैप्टर को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। आज थोड़ा बहुत जो बचा है उसको पढ़ लेते हैं, है ना। चलिए अब आते हैं ब्लास्टिंग इन क्वेरी। ब्लास्टिंग इन क्वेरीज। सबसे पहले हम एक टर्म को समझते हैं कि ओपन कास्ट क्या होता है, ओपन पिट क्या होता है, स्ट्रिप माइनिंग क्या होता है, स्ट्रिप माइनिंग क्या होता है, और क्वेरीज क्या होता है। पहले इसका बेसिक डिफरेंस को आप समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आज नहीं तो कल आपको कोई ना कोई बेवकूफ़ बनाएगा इस सबके नाम पे। चलिए एक सेकंड में देख लेता हूँ, टाइमर से चल रहा है। माइक AUX सही है, डेसिबल 0.0 ठीक है। स्क्रीन सही है, स्क्रीन कैप्चर डिस्प्ले, और चलिए सब सही है, ठीक। तो अभी मैं बता रहा था कि ओपन कास्ट, ओपन पुट पिट, स्ट्रिप माइनिंग, क्वेरीज, आखिर ये सब होता क्या है, इसको समझते हैं मेरे भाई, इसको समझते हैं। देखो, ओपन कास्ट माइंस होता है जिसमें हम बेंच बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बेंच बनाते हुए आगे बढ़ते हैं, बेंच बनाते हुए आगे बढ़ते हैं, और जब मिनरल है, मिनरल तक पहुंचते हैं। जब हम मिनरल तक पहुंच चुके होते हैं, मान के चलिए ये है मेरा मिनरल, तो मिनरल में पहुंचने के बाद फिर हम एक एक करके बेंच को एक्सटेंड करते जाते हैं, एक्सटेंड करते जाते हैं, और मिनरल के और डीप और डीप और डीप और डीप हम पहुंचते चले जाते हैं। ठीक है, और डीप और डीप और डीप और डीप हम पहुंचते चले जाते हैं। तो ये एक लंबा एरिया में होता है। ओपन कास्ट माइंस का अगर हम बात करें तो अच्छा खासा एकड़ में ओपन कास्ट माइंस बसाया जाता है। जनरली जब कभी भी ओपन कास्ट माइंस खरीदा जाता है, और अगर आपको ओपन कास्ट माइंस बनाना है, तो आपको अच्छा खासा ज़मीन का ज़रूरत पड़ता है, लगभग 100, आप देखिए हिंदी में इसको हम कह सकते हैं, है ना, 100 एकड़ कह सकते हैं, या कुछ ऐसा ही हिसाब किताब होता है। 100 एकड़, 80 एकड़, 90 एकड़, 120 एकड़, मतलब अच्छा खासा ज़मीन चाहिए होता है, अच्छा खासा उसमें एरिया चाहिए होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ओपन कास्ट में, ओपन कास्ट में एक डंप होगा। ठीक है, डंप दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एक्सटर्नल डंप, एक होते हैं इनपुट डंप। समझते हैं मेरी बातों को। आप पढ़े होंगे टेलीस्कोपिक डंप और नॉर्मल डंप, तो वो तो है टाइप। मैं एक अलग कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ, पहले इसको समझिएगा, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, थोड़ा समय लगेगा। ओपन कास्ट के बारे में मैंने क्या बताया, ओपन कास्ट एक बड़ा एरिया में होता है, 100 एकड़ के आसपास का जमीन चाहिए होता है। 100 एकड़ के आसपास में कहीं हो सकता है डंप होगा, कहीं उसका कोल का स्टॉक होगा, कोल यार्ड जिसको कह सकते हैं आप, कहीं पे ट्रांसपोर्ट वाला सिस्टम होगा। अगर लिग्नाइट का कोयला है या कुछ ऐसा कोयला है जिसमें कुछ इम्प्योरिटीज निकलती है, तो उसको अलग करने के लिए इंट्रीम होगा। एक प्लांट होता है जिसमें अलग किया जाता है कोयला को, अलग अलग पत्थर से, उसको इंट्रीम कहते हैं। तो ऐसा ऐसा करके पूरा बसाया होगा, प्लांट करके, उसको कहते हैं ओपन कास्ट माइंस। क्या कहते हैं? ओपन कास्ट माइंस। ठीक। इसके बाद आते हैं ओपन पिट माइंस। ओपन पिट माइंस क्या होता है? देखिए, ओपन पिट माइंस होता है कि एक मैकेनाइज्ड माइंस ही है, ओपन कास्ट जैसा ही है, लेकिन वो जो एरिया है वो एरिया छोटा है, वो जो एरिया है वो एरिया छोटा है। और इसमें क्या चलता है? इनपुट डंप चलता है। क्या चलता है? इनपुट डंप चलता है। अब इनपुट डंप क्या होता है समझते हैं। देखिए बताते हैं। एक होता है एक्सटर्नल डंप। एक्सटर्नल डंप, ये सब कोई किताब में आपको मिलने वाला नहीं है, खोज के मर जाइएगा, नहीं मिलेगा, गारंटी है मेरा। इनपुट डंप, एक्सटर्नल डंप, ये सब कोई किताब में अगर होगा तो स्क्रीनशॉट भेजिएगा, है ना, हम भी वो किताब पढ़ना चाहेंगे। चलिए, एक्सटर्नल डंप, इनपुट डंप, ये सब क्या होता है? ये सब DGMS का नॉर्म्स है, कुछ रूल्स है, बाइलॉज है।
ये आपको सर्कुलर में मिलेगा, बहुत सारा पुराना पुराना जो गैजेट निकाला गया उसमें मिलेगा। आपको अपडेट रहना पड़ेगा अगर आप सब चीज़ से अपडेट रहना चाहते हो, बट कोई बात नहीं, उतना करने की जरूरत नहीं हमें ना। चलिए, ओपन पिट क्या होता है समझते हैं। ओपन किट में आप बेंच बनाते हैं, जी बिल्कुल बेंच बनाते हैं, ठीक। बेंच बनाने के बाद यहाँ से आप मिनरल निकाले, क्या निकाले, मिनरल निकाले, ठीक है। मिनरल निकाले, इसमें आप बहुत सारा मशीनरी का उपयोग कर रहे हैं या फिर मैनुअली कर रहे हैं, मैनुअली तो नहीं, मशीनरी का बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। मशीनरी कर रहे हैं या ब्लास्टिंग का उपयोग कर रहे हैं, ओके। ओपन कास्ट में ब्लास्टिंग करते थे। अब क्या है, अब जो मटेरियल निकल रहा है तो साथ ही साथ कुछ ना कुछ मलबा निकल रहा है सर, मिनरल के साथ साथ कुछ ना कुछ मलबा निकल रहा है। अब ये जो मलबा है, इस मलबा को हम यहाँ पीछे डंप करते जाएंगे, आगे साइड को बढ़ाते जाएंगे, पीछे साइड को डंप करते जाएंगे। आप कहेंगे सर ये तो रिक्लेमेशन है। रिक्लेमेशन क्या है, एक प्रोसेस है। ये क्या है, एक प्रोसेस है। रिक्लेमेशन मतलब कि आप जो मटेरियल निकालने, आप जो ओवरबर्डन निकालने, ओबी निकाले हैं, उस ओबी को आप पीछे भरते जाइएगा और माइंस के अंदर में ही, जहाँ पे माइंस में माइनिंग चल रहा है, उसी के आसपास में एक्सट्रैक्शन चल रहा है, उसी के आसपास में कहीं पे आप डंप बनाएं। उस डंप को क्या बोलेंगे, इनपिट डंप बोलेंगे। एक्सटर्नल डंप क्या होता है, माइंस जहाँ पे चल रहा है उसके बाहर में कहीं खाली जमीन है, खाली जमीन में जाके अब डंप गिराया जा रहा है, गिराया जा रहा है, वो हो गया एक्सटर्नल डंप। और माइंस के अंदर में ही, बेंच के अंदर में जो बेंच बना हुआ था, उसी बेंच के कहीं कोई किनारा पे आप डंप करने लगे तो उसको कहेंगे इनपिट डंप। इनपिट डंप क्या होता है समझिएगा। इनपिट डंप होता है माइंस के अंदर में ही, जहाँ पे आप बेंच बना चुके हैं, अब आपका काम का नहीं है, तो उस बेंच को आप डंप में कन्वर्ट कर देंगे, दैट इज कॉल्ड इनपिट डंप। एक्सटर्नल डंप क्या होता है, जहाँ पे माइनिंग चल रहा है उसके बाहर में सरफेस पे आप आ जाते हैं, सरफेस में कोई एक तो जमीन देख के कि हाँ चलो इस जमीन को हम बहुत लंबा टाइम तक उपयोग नहीं करेंगे, इस जमीन में पूरा डंप गिरा दो, तो उस जमीन के आप पूरा डंप बना देते, उसको कहते हैं एक्सटर्नल डंप। तो जहाँ पे इनपिट डंप का इस्तेमाल होता है और माइंस का फेरी फेरी कम होता है एज कम्पेयर टू ओपन कास्ट, ओपन कास्ट से कम फेरी फेरी होता है, मतलब ओपन कास्ट से कम एरिया होता है, उसे कहते हैं ओपन पिट। इसे क्या कहते हैं, ओपन पिट कहते हैं। क्या कहते हैं, ओपन पिट कहते हैं। तो हमने क्या बताया, अ स्मॉल एरिया कंपेयर टू ओपन कास्ट। पहले तो हम ये समझे ओपन कास्ट में कितना एरिया था, लगभग 100 एकड़ का। एकड़ को हेक्टेयर में क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं है, आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा खासा एरिया हो जाता है 100 एकड़, ठीक है। थोड़ा सा मैथ का थोड़ा दिक्कत है तो आप देख लीजिएगा गूगल में। स्मॉल एरिया कंपेयर टू ओपन कास्ट, पहले तो ये है। उसके बाद इसमें क्या होता है, इनपिट डंप होता है, इनपिट डंप होता है। तो इसको हम लोग ओपन पिट नाम से संबोधित करते हैं, ओपन पिट नाम से संबोधित करते हैं, ठीक है। अब आते हैं स्ट्रिप माइनिंग क्या होता है। देखो स्ट्रिप माइनिंग भी एक ओपन कास्ट का ही मेथड है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो बेंच है ना, बेंच, इस बेंच को एक बार में पूरा काटेंगे। मतलब स्ट्रिप का मतलब होता है नोच लेना, ये इसको हिंदी में कहेंगे नोच लेना। नोच लेना क्या होता है, तो स्ट्रिप में क्या होता है, स्ट्रिप माइनिंग में पूरा का पूरा जो बेंच है, बेंच है पूरा का पूरा, ठीक है। मान के चलिए टॉप व्यू है बेंच का, तो ये पूरा का पूरा बेंच को हम एक बार में नोच लेंगे। इसको हम लोग हाईली मैकेनाइज्ड माइंस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाईली मैकेनाइज्ड माइंस। अब एक बार हम समझते हैं, हाईली मैकेनाइज्ड माइंस कहते हैं स्ट्रिप माइंस को। इसमें हम लोग बेंच को एक बार में नोच लेते हैं। इसमें इनपिट और एक्सटर्नल दोनों में से कोई भी डंप हो सकता है। स्ट्रिप माइनिंग्स को कहा जाता है। स्ट्रिप शब्द जनरली बाहर में इस्तेमाल होता है, बाहर के कंट्रीज में। भारत में इस्तेमाल इसलिए नहीं होता है क्योंकि भारत में ये पद्धति चला ही नहीं है। भारत में ओपन कास्ट होता है, क्वारी होता है, ओपन पिट होता है। स्ट्रिप माइनिंग जनरली विदेश में ही होता है क्योंकि वो उस जगह पे बहुत ज़्यादा मशीन से, एक बार मशीन चलाना शुरू करता है, सरफेस माइनर जैसा पूरा बेंच में जैसे कोयला बिछा हुआ है, पूरा बेंच को एक बार में काट लेगा। जैसे सरफेस माइनर होता है उसी टाइप से बहुत सारा मशीन होता है, एक बार में काट लेता है, तो उसको स्ट्रिप माइनिंग कहते हैं। हाईली मैकेनाइज्ड माइंस होता है स्ट्रिप माइनिंग। अब लास्ट में आते हैं क्वेरीज पे। ये सब का कॉन्सेप्ट रहना जरूरी है, थोड़ा बहुत इसका आपको आइडिया रखना जरूरी है। बहुत सारा और भी टेक्नोलॉजीज है जिसके बारे में हमको भी पता नहीं है और किताबें भी नहीं मिलता है, नहीं तो ज़रूर आपको बताते। जितना हम पढ़े हैं सर्कुलर वगैरह में उसके हिसाब से मैं बताऊँ। तो ओपन कास्ट में मैंने क्या बताया, ओपन कास्ट में मैंने बताया कि एक बड़ा एरिया में होता है, बड़ा एरिया अप्रॉक्सीमेटली 100 एकड़, ठीक। इसमें एक्सटर्नल डंप भी हो सकते हैं, इनपिट डंप भी हो सकते हैं,
ठीक है, मतलब बाहर में भी आप डंप बना सकते हैं और माइंस के अंदर में ही आप डंप कर सकते हैं। ओपन पिट क्या होता है? कंपेयर टू कंपेयर टू ओपन कास्ट से छोटा होता है, थोड़ा छोटा होता है, और इसमें हम लोग इनपिट डंप ही बनाते हैं, इनपिट डंप ही बनाते हैं। इसमें बेंच वेंच सबका साइज थोड़ा सा छोटा होता है। अब आते हैं स्ट्रिप माइंस। स्ट्रिप माइंस क्या है? एक हाईली मैकेनाइज्ड माइंस है। ये क्या है? एक हाईली मैकेनाइज्ड माइंस है। इसका भारत में यूज, भारत में नहीं है, भारत में नहीं है सरफेस स्ट्रिप माइन। ठीक है। अब आते हैं क्वेरीज। क्वेरीज क्या होता है? बहुत सारा छोटा छोटा मेटल माइंस होता है। जैसे पत्थर है, पत्थर जो रेलवे में जब आप चलते हैं ना ट्रेन का पटरी पे, तो कैसे छोटा छोटा चिप्स रहता है, पत्थर रहता है, तो उस पत्थर को निकाला जाता है। तो वो सब पत्थर निकाला जाता है छोटा मोटा माइंस से। छोटा माइंस का मतलब 50 गो आदमी काम कर रहा है, 60 गो काम कर रहा है, 2 ठो मशीन लगा है छोटा छोटा, तो काम हो रहा है अपना, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्वेरीज। इसी तरह से अगर कोयला का बात करें तो कुछ छोटा मोटा माइंस है, 100 गो आदमी काम कर रहा है दिन भर में, एक शिफ्ट में 100 आदमी काम कर रहा है, 150 आदमी काम कर रहा है, ठीक। 2-4 गो मशीन लगा है, ट्रक से काम चल रहा है, एक आध गो डंपर है, छोटा छोटा मशीन है, तो उसको हम लोग क्वेरीज बोलेंगे। यानी इसको हम कुल मिलाकर के कहा जाए तो छोटा ओपन कास्ट माइंस जिसमें मैन पावर भी कम हो, मैन पावर भी कम हो, कम हो मतलब अप्रोक्सीमेटली 100 के इक्विवेलेंट, मतलब 100 या 100 से कम, उससे ज़्यादा नहीं हो, ठीक है। इसके बाद मैकेनाइजेशन यानी मशीन्स भी कम, मशीन्स भी कम हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे क्वेरी। मशीन्स भी कम हो, उसमें क्या कहेंगे? क्वेरी। देखो यार, क्वेरी जो होता है ना, क्वेरी का जो मालिक होता है वो छोटा मालिक होता है, ठीक है। मान लीजिए छोटा मोटा कोई प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है, अभी पैसा जोड़ा है 10-12 साल, एक तो माइंस खरीदा है लीज पे। अब वो चाहता है कि हम 2-4 पैसा कमाए। अब वो पैसा जोड़ा है, जोड़ जोड़ के बेचारा 2-4 गो ट्रक ले लिया, 1-2 ठो मशीन ले लिया, अगर काटना है पत्थर तो मशीन ले लिया। और अगर वैसा नहीं कर पा रहा है तो ब्लास्टिंग अडॉप्ट कर सकता है, तो ब्लास्टिंग के लिए बारूद वारूद का लाइसेंस लिया, है ना, तो फॉर्म जे वाला लाइसेंस मिला, एल वाला तो मिलेगा नहीं इसको, छोटा वाला माइंस है, ठीक। तो 4 गो आदमी मतलब हायर कर लिया, 50 गो 60 गो आदमी हायर कर लिया दिन भर में, मतलब पर शिफ्ट में, है ना। तो अब क्या है, अब ये सब छोटा आदमी है, छोटा माइंस है। तो छोटा माइंस में ब्लास्टिंग क्या करता है? समय बचाने के लिए, मैन पावर बचाने के लिए, खर्चा पैसा कौड़ी बचाने के लिए एक के बार में ब्लास्टिंग कर लेगा, एक के बार में बुला लेगा सबको, बहुत सारा आदमी को, ब्लास्टिंग वाला को, और बुला के, या शॉट फायरर को बुला लेगा एक ही बार में, एक ही बार में बुला के ब्लास्टिंग करवा लेगा। एक बार में वो छोटा सा पहाड़ है या छोटा सा एरिया है उसको ब्लास्टिंग करवा लेगा, और हफ्ता भर उसको ट्रांसपोर्ट करेगा, या मेट जो भी करेगा, कोयला वाला भी है तो ट्रांसपोर्ट करेगा, और अगर कोई मेटल वाला है या स्टोन वाला माइंस है तो उसको फिर ग्राइंडिंग करना, रेगुलर साइज में करना, पॉलिशिंग करना, वो सब काम करेगा, ठीक है। तो क्वेरीज क्या होता है? छोटा ओपन कास्ट माइंस होता है, चाहे मेटल हो चाहे कोल हो, दोनों ही केस में क्वेरी होता है। ये सब का सब मेटल और कोल दोनों के केस में है। इसमें कम आदमी होते हैं, 100 से कम आदमी काम करते हैं, और छोटे मशीन्स लगे होते हैं, छोटे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, उसे कहते हैं क्वेरीज। छोटे कॉन्ट्रैक्टर वाले में ब्लास्टिंग जो होता है वो 1 हफ्ता में एक बार होता है जनरली, या 3 दिन 4 दिन में एक बार होता है, कभी कभी तो महीना में एक बार होता है, कि महीना में एक बार ब्लास्टिंग कर लिया और पूरा महीना खाली उसको ट्रांसपोर्ट ही कर रहा है। उसके बाद फिर महीना में एक बार ब्लास्टिंग कर लिया, बाकी जो 29 दिन 28 दिन बचा उसमें खाली उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है। कुछ इस तरीके से क्वेरीज काम करती है। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा, थोड़ा बहुत तो क्लियर हुआ होगा। ओपन कास्ट क्या है? एक बड़ा एरिया में होता है, लगभग 100 एकड़ में। एक्सटर्नल और इनपिट डम दोनों साथ ही बनाया जाता है। ओपन पिट क्या होता है? कंपेयर टू ओपन कास्ट माइंस थोड़ा सा छोटा होता है, इनपिट डंप इसमें होता है। स्ट्रिप माइनिंग भारत में उपयोग ही नहीं होता है, हाईली मैकेनाइज्ड माइन से एक बार में पूरा का पूरा जो बेंच है उसको काट लिया जाता है, इसमें बहुत सारा मशीनरी का इस्तेमाल होता है, जस्ट लाइक सरफेस माइनर। क्वारीज क्या होता है? बहुत ही छोटा ओपन कास्ट माइंस या मेटल या कोल का माइंस, जिसमें बहुत ही कम आदमी इंप्लॉयड होते हैं, लगभग 100 के बराबर आदमी डिप्लॉयड होते हैं, बहुत छोटा छोटा मशीन्स लगा होता है, छोटा कॉन्ट्रैक्टर रहता है। ब्लास्टिंग करना है तो हफ्ता में एक बार या महीना में एक बार ब्लास्टिंग होता है, उसे हम क्वेरीज कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? क्वेरी कहते हैं। चलिए, अभी हम इतना कुछ क्यों आपको बकैती दिए? क्योंकि आपका टॉपिक है सर, ब्लास्टिंग इन क्वेरीज। ब्लास्टिंग इन क्वेरीज एक टॉपिक है। देखिए, एक समय हुआ करता था जब बहुत सारा क्वेरीज हुआ करता था भारत में, खासकर धनबाद वाला एरिया है, उड़ीसा वाला, छत्तीसगढ़ वाला एरिया है। इस सब एरिया में बहुत छोटा छोटा कॉन्ट्रैक्टर कुछ पैसा जमा करता था, एक माइंस खरीदता था लीज पे, 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, 4 साल के लिए, और फिर वो माइनिंग करता था, ठीक है। तो अब ब्लास्टिंग करता था, हमने बताया आपको, या तो हफ्ता में एक बार करता था, ठीक है।
या तो महीना में एक बार कर लिया, या तो महीना में एक बार कर लिया ब्लास्टिंग। तो अब ब्लास्टिंग करेगा तो इतना, अगर महीना में एक बार कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है बहुत ही भयंकर ब्लास्टिंग करना होगा। बहुत ज़्यादा माल मटेरियल चाहिए उसको, ज़्यादा माल मटेरियल चाहिए, ज़्यादा माल तोड़ने के लिए ब्लास्टिंग करेगा। अब जब ज़्यादा माल तोड़ने के लिए ब्लास्टिंग करेगा तो ज़्यादा पावरफुल बारूद होना चाहिए सर, ज़्यादा पावरफुल बारूद होना चाहिए। तो ज़्यादा पावरफुल बारूद का ज़रूरत पड़ता था क्वेरीज में। तो ज़्यादा पावरफुल बारूद, अब हम लोग अगर पेंटाडाइन लेंगे, सॉरी पेंटाडाइन नहीं, अगर हम स्लरी एक्सप्लोसिव लेंगे तो उतना ज़्यादा नहीं होगा। एएनएफओ लेंगे उतना भी ज़्यादा नहीं होगा। हम इमल्सन नहीं लेंगे, इमल्सन से भी हमको सेटिस्फाइड रिजल्ट नहीं मिल रहा। हम बूस्टर ऐड कर दे रहे इमल्सन में, तब भी हमको सेटिस्फाइड रिजल्ट नहीं मिल रहा। चट्टान है बड़ा बड़ा मोटा मोटा भारी भारी चट्टान, अब हमको हो जा रहा है समस्या। तो हम क्या करते थे, एलओएक्स का इस्तेमाल करते थे। एलओएक्स को क्या बोलते हैं, एलओएक्स को बोलते हैं लिक्विड ऑक्सीजन एक्सप्लोसिव। ये किताब लिखा गया था 1980s में, वॉल्यूम 1 की मैं बात कर रहा हूँ। 1980s में किताब लिखा गया था, तो उस टाइम परमिसिबल था एलओएक्स, अभी तो बंद है, अभी बैन है, आगे बताते हैं आपको। तो एलओएक्स का इस्तेमाल किया जाता था। एलओएक्स क्या होता था समझते हैं। मान के चलिए हमको अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल का इस्तेमाल करना है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कार्ट्रिज का रूप दे देंगे पहले तो। इसके बाद इसी कार्ट्रिज को हम ऑक्सीजन यानी लिक्विड ऑक्सीजन में डुबा देंगे। किसमें डुबा देंगे, लिक्विड ऑक्सीजन में डुबा देंगे। यानी जो मेरा कार्ट्रिज है, कार्ट्रिज के बाहर में एक लिक्विड ऑक्सीजन का घोल हम दे देंगे। एक लिक्विड ऑक्सीजन का हम क्या करेंगे, इसमें घोल में हम डुबा देंगे। इससे क्या होगा मेरा, इससे क्या होगा, मान के चलते हैं अगर एएनएफओ ब्लास्टिंग कर रहा था तो मेरा एक ठो टूट रहा था माल, तो ये एएनएफओ को जब हम लिक्विड ऑक्सीजन में कन्वर्ट करेंगे तो इसका जो स्ट्रेंथ है ये कितना गुना बढ़ जाएगा पता है आपको, 400 गुना। सॉरी 400 कह रहा हूं मैं, ठीक है, बेसिकली सॉरी ये 840 गुना तक बढ़ सकता है। 840 टाइम्स तक ये बढ़ सकता है। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की बात मत कर रहा हूँ। एनटीपी एसटीपी, एनटीपी एसटीपी के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। बहुत जगह पे आपको एनटीपी शब्द लिखा रहेगा, बहुत जगह पे एसटीपी शब्द लिखा रहेगा। एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, यानी कि जो रूम टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, इसको बोला जाता है एनटीपी। एसटीपी का मतलब क्या होता है, एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर, टी से टेम्परेचर, पी से प्रेशर। एस फॉर स्टैंडर्ड, टी फॉर टेम्परेचर, पी फॉर प्रेशर। एनटीपी में एन फॉर नॉर्मल, टी फॉर टेम्परेचर, पी फॉर प्रेशर। स्टैंडर्ड में क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड हम लेके चलते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 1 एटीएम लेके चलते हैं, तो इसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर एसटीपी बोलते हैं। ये आपका लैब में टेस्ट किया जाता है, लैब में ये सब किया जाता है, तो एसटीपी कहते हैं। और यहाँ पे एनटीपी कहते हैं। तो यहाँ पे एनटीपी बोला है यानी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर बोला गया, कि मतलब लिक्विड ऑक्सीजन का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो 840 गुना तक क्षमता बढ़ाया जा सकता है सर। 1 गुना, 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, 5 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, 50 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, 200 गुना नहीं, 400 गुना नहीं, 500 गुना नहीं, 840 गुना। 840 गुना, आप समझ सकते हैं सर। अगर आप सामने से ब्लास्टिंग देखते हैं 500 मीटर दूर से ब्लास्टिंग होता है तो देखते हैं फ्लाई रॉक बहुत ऊपर तक उड़ता है। आप सोचिए वही चीज को अगर वही 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना नहीं, 840 गुना ज्यादा तेज रफ्तार से फूटेगा तो क्या हालत होगा। बहुत सारा दुर्घटना हुआ है लिक्विड ऑक्सीजन के चलते। क्या दुर्घटना होता था मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको जैसे कि पहले ही बताया कि इसको हम लोग क्वेरीज में इस्तेमाल करते थे ज़्यादातर। बड़े माइंस में भी इस्तेमाल होता था, लेकिन क्वेरीज में इसलिए इस्तेमाल होता था क्योंकि महीना में एक बार ब्लास्टिंग करना है। अब क्वेरीज कौन सा है, छोटा कॉन्ट्रैक्टर का है। अब छोटा कॉन्ट्रैक्टर है तो भैया माइंस भी तो छोटा होगा ना, माइंस भी छोटा होगा। अब जब माइंस छोटा है तो उसके आसपास में हो सकता है कि कोई बस्ती हो। अब बस्ती को तो खरीद नहीं सकता। अब छोटा कॉन्ट्रैक्टर है, माइनिंग भर पैसा उसके पास है, 10 साल पैसा जोड़ा तो जाके वो माइंस खोल पाया। आपको लगता है कि पूरा बस्ती को खरीद पाएगा, नहीं खरीद पाएगा। तो पत्थर उड़ उड़ के बस्ती में जाता था, बड़ा बड़ा चट्टान उड़ के जाता था, प्लाई रॉक उड़ के जाता था, तो बस्ती का घर डैमेज हो जाता था, घर फूट गया, कपड़ा फूट गया, किसी को चोट लग गया, माइंस का ही आदमी कितना सारा है वो घायल हो गया। तो ये सब बहुत सारा समस्या होता था लिक्विड ऑक्सीजन पे, और ये काफी लंबा टाइम तक चला। तो फिर इसको बैन कर दिया गया। सबसे पहले तो अंडरग्राउंड माइंस में इसका इस्तेमाल होता था,
अंडरग्राउंड में भी होता था, ओसीपी में भी होता था। अंडरग्राउंड माइंस में इसको इसलिए बैन कर दिया गया क्योंकि वाइब्रेशन इससे इतना ज़्यादा होता था, इतना ज़्यादा होता था, आप सोच के सकते हैं कि इतना पावरफुल बारूद है, अगर 840 गुना कैपेसिटी बढ़ा देगा जो भी बारूद में हम डाल देंगे, तो इतना ज़्यादा वाइब्रेशन होता था कि रूफ सपोर्ट सब गिर जाता था तुरंत एक झटका में। और रूफ फॉल भी हुआ है बहुत सारा, रूफ का स्लाइसिंग भी हुआ है ना, ब्रस्ट भी हुआ है, बहुत सारा चीज़ हुआ है बस इसी के चलते। तो सबसे पहले तो अंडरग्राउंड माइंस में इसको बैन किया गया था, 1957 का रेगुलेशन में लिखा हुआ है, उससे पहले चल रहा था। भारत का माइनिंग का इतिहास बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। 1774 आप पढ़ते हैं, लेकिन कभी इस पे हम रिसर्च कर रहे हैं, कभी आपको बताएंगे। बहुत पुराना इतिहास है, इतना पुराना है जितना हम कल्पना नहीं कर सकते। खैर 1774 ऑफिशियल डाटा है तो उसी को मान के चलते हैं। तो सोच के देखिए कि 1774 से स्टार्ट हुआ माइनिंग और धीरे धीरे भारत में बहुत ज़्यादा माइनिंग विकसित हुआ। ठीक है, तो विकसित होने के कारण बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुआ, तो उसी में से एक एक्सपेरिमेंट था लिक्विड ऑक्सीजन एलओएक्स। एलओएक्स का इस्तेमाल अंडरग्राउंड में पहले किया गया था, ओपन कास्ट में भी किया गया। अंडरग्राउंड में देखा गया कि उससे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हो रहा है, तो भारत सरकार 1957 में जो सीएमआर आया था उसमें बैन कर दिया गया कि एलओएक्स को अंडरग्राउंड माइंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अंडरग्राउंड माइंस में कहा इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो याद रखिएगा एज पर सीएमआर 1957 एलओएक्स को अंडरग्राउंड में इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन सीएमआर 2017 आया और उसमें एलओएक्स को ही बैन लगा दिया कि भैया अगर माइनिंग करना है आपको, चाहे अंडरग्राउंड से कीजिए, चाहे ओपन कास्ट से कीजिए, चाहे मिक्स्ड माइन से कीजिए, आप एलओएक्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप एलओएक्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसका रेफरेंस हम दे रहे हैं रेगुलेशन नंबर 183, रेगुलेशन नंबर 183, रेगुलेशन नंबर 183 का पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है कि लिक्विड ऑक्सीजन एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किसी भी तरीके से किसी भी माइंस में नहीं किया जाएगा, किसी भी तरीके से किसी भी माइंस में नहीं किया जाएगा। तो अब समझिएगा, सीएमआर 1957 में बोला था कि एलओएक्स को हम अंडरग्राउंड माइंस में यूज नहीं करेंगे, और सीएमआर 2017 में बोला कि एलओएक्स का इस्तेमाल हम किसी भी माइंस में नहीं करेंगे, ऑल माइंस में नहीं करेंगे। तो याद रखिएगा, अगर 1957 पूछेगा एज पर 1957 एलओएक्स इज परमिसिबल इन, तो आपको फटाक से टिक मारना ओपन कास्ट, अंडरग्राउंड में परमिसिबल नहीं है। सीएमआर 2017 के हिसाब से पूछेगा तो किसी भी माइंस में परमिसिबल नहीं है। क्यों नहीं है परमिसिबल, हम आपको बता चुके हैं कि एलओएक्स जो होता था, एलओएक्स को अगर हम कोई भी बारूद में डालते थे, लिक्विड ऑक्सीजन रहता था, लिक्विड ऑक्सीजन को कोई भी बारूद में डुबा के रखते थे, ठीक है, तो बारूद के ऊपर में एक लेयर बना लेता था, ऑक्सीजन का लेयर होता था। अब जब जलता था तो इतना ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता था कि बहुत जल्दी इग्नाइट होता था और बहुत ज़्यादा पावर मिल जाता था इसको। ये बूस्टर से भयंकर होता था, 840 गुना बढ़ जाता था इसका कैपेसिटी, 840 गुना। तो इसके कारण बहुत ज़्यादा विस्फोट करता था, विध्वंस करता था, विस्फोट तो छोड़िए विध्वंस करता था, समझिए कि मतलब विनाश करने का काम करता था। तो इसीलिए फिर इसको बैन कर दिया गया, इसको कहा गया कि नहीं भैया इसको बैन कर दो, ठीक है, सबसे अच्छा यही रहेगा, इसको बैन कर दो, है ना। फिर उसको बैन कर दिया गया। बाकी एलओएक्स का कार्ट्रिज वार्ट्रिज का साइज दिया है, हमको नहीं लगता है इसको याद करने का आपको जरूरत है, ना पढ़ने का जरूरत है, ठीक है। हालांकि मैं लिख देता हूँ, इसका बहुत सारा कार्ट्रिज आता था, एक होता था स्मॉल डाया वाला, एक होता था लार्ग डाया वाला। स्मॉल डाया वाला जो होता था वो आपका डाया होता था आपका 25 mm, है ना, 25 mm से लेकर के 90 mm तक होता था डाया। और लार्ग डाया वाला जो होता था वो आपका 100 mm से लेकर के 210 mm तक होता था, किताब में ये सब लिखा हुआ है। कुछ होता था एक स्टैंडर्ड कार्ट्रिज। स्टैंडर्ड कार्ट्रिज में क्या होता था, स्टैंडर्ड कार्ट्रिज, ठीक है, और एक होता था फुल कार्ट्रिज। तो स्टैंडर्ड कार्ट्रिज छोटा वाला को बोला जाता था और फुल कार्ट्रिज बड़ा वाला को बोला जाता था, लार्ग डाया वाला को बोला जाता था, ठीक। तो झारखंड में, जो झारखंड के होंगे बताइएगा, अगर यहाँ से हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। झारखंड में कुछ जगह था, एक था बैरमू, एक था कठारा, एक था आपका लोहरदक्का। तो देखो ये तीनों जगह पे ना बारूद का बहुत बड़ा बड़ा प्लांट था। अभी तो भाई नामो निशान नहीं मिलेगा आपको, जहाँ पे लिक्विड ऑक्सीजन बनाया जाता था, एलओएक्स को बनाया जाता था। बैरमो बहुत ज़्यादा पहले डेवलप हुआ करता था, आज उसका स्थिति बहुत ख़राब हो चुका है। बैरमो में पहले बहुत सारा माइंस था, डीपीसी का था, सीसीएल का माइंस था, प्राइवेट बहुत सारा माइंस था, ठीक है। इसके साथ ही साथ बैरमो में बहुत बड़ा प्लांट लगा था,
सीएचपी कह सकते हैं, कोल हैंडलिंग प्लांट लगा हुआ था, एलओएक्स का फैक्ट्री था, तो अच्छा खासा डेवलप एरिया था। बोकारो का एक साइड एरिया पड़ता है बैरमो, है ना, अगर आप वहाँ से होंगे तो जानते होंगे, कठारा बैरमो सब सब सटा हुआ इलाका है, तो काफ़ी डेवलप एरिया एक टाइम हुआ करता था। लेकिन फिर रिहेबिलिटेशन के चक्कर में डीवीसी जब से बंद हुआ, बहुत सारा प्राइवेट कंपनी बंद हुआ, सीएचपी बंद हो गया, एलओएक्स का प्लांट बंद हो गया, इतना कुछ बंद हो गया कि उसका स्थिति बहुत दयनीय हो गया। अभी सीसीएल का 2-4 माइंस चल रहा है, क्या पता वो भी बंद हो जाए। तो ये सब बहुत ही अभी झारखंड का पिछड़ा एरिया माना जाता है, लेकिन एक टाइम ये झारखंड का सुपीरियर एरिया माना जाता था। तो ड्यू टू पॉलिटिकल समथिंग समथिंग बहुत खराब स्थिति है, बाकी इसमें हम उलझना नहीं चाहते हैं। तो बैरमो में, लोहरदग्गा में ये सब लिखा हुआ है किताब में कि यहाँ पे एलओएक्स का प्लांट हुआ करता था, ठीक है, जो काफ़ी हाई परसेंटेज में, मतलब बहुत ज़्यादा पूरा देश में विदेश में सप्लाई करती थी इसी बारूद का, ठीक है। तो जनरली उसको आसपास का बहुत सारा माइंस में इस्तेमाल किया जाता था, धनबाद में भेजा जाता था, यहाँ से बारूद बैरमो का सामने पड़ता है, कठारा का बारूद भी धनबाद जाता था, धनबाद का बहुत सारा माइंस में जाता था, लोहरदगा का रांची साइड में, रातू साइड में बहुत सारे एरिया में जाता था बारूद। चलिए, तो वही लिखा है। तो एलओएक्स के बारे में आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बारूद बैन हो चुका है। आपको खाली इतना पढ़ना है, बैन हो गया सीएमआर 1957 और के हिसाब से, एलओएक्स अंडरग्राउंड में बैन था, ये याद रखिएगा। और सीएमआर 2017 के हिसाब से, ये मैनेजमेंट वाला, मैनेजर वाला फर्स्ट क्लास में पूछा हुआ था, 2017 के हिसाब से एलओएक्स जो था वो आपका किसी भी माइंस में, ऑल माइंस में बैन है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये 2 पॉइंट। बाकी इसको याद रखिएगा कि एलओएक्स जो है वो 840 गुना तक कैपेसिटी को बढ़ा सकता है, किसी भी बारूद का, किसी भी बारूद का 840 गुना कैपेसिटी बढ़ा सकता है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट इसमें याद रखने वाली बात है। बाकी कार्ट्रिज वाट्रिज का साइज क्या ही याद रखोगे यार, उसको याद करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सब सब बैन हो चुका है। लॉकसाइट नाम का एक्सप्लोसिव आता था, ये टेम्परेचर गैसियस होता था, बहुत सारा इसमें पॉइंट लिखा हुआ है। 2 से 3 घंटा पहले हम लोग इसको रखते थे, ठीक है, माइंस में पहुंचाते थे बनाने के बाद। चलिए, इसको ट्रेन से भी भेजते थे, अगर मान लीजिए 300 से 200 से 300 किलोमीटर के अंदर में हमको भेजना है, तो हम ट्रेन से बारूद भेजते थे। तो कहा था ना मैंने अभी, बैरमो, बैरमो हो गया, कठारा हो गया, लोहरदगा हो गया, ये सब एरिया बहुत 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 ज़्यादा डेवलप एरिया हुआ करता था। आप खुद सोचिए कि पहले तो कोल का माइंस है सीसीएल, फिर आपका था डीवीसी, फिर आपका था प्राइवेट माइंस, फिर आपका एलओएक्स का फैक्ट्री था, फिर बहुत सारा बारूद का अलग से फैक्ट्री था, सोलार उलार भी बहुत सारा था, आइडियल वगैरह था। इसके बाद आपका रेलवे जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलप था। रेलवे इसलिए डेवलप था क्योंकि एक तो स्टेशन स्टॉपेज था, और दूसरा है कि इतना सारा कोल कंपनी है तो कोयला भेजना तो पड़ेगा ना, बारूद जाता था रेल से के थ्रू, बारूद, जी बिल्कुल बारूद जाता था रेल के थ्रू। आप एलओएक्स वाला जब पढ़िएगा तो इसमें देखिएगा 300 किलोमीटर से ज़्यादा एरिया को मुझे भेजा जाता था, 300 किलोमीटर से ज़्यादा एरिया में भेजा जाता था, बैरमो से, लोहरदगा से, कठारा से बारूद, ठीक है। तो इसको हम लोग ट्रेन से भेजते थे, बारूद को हमको ट्रेन से भेजना पड़ता था, है ना, सिक्योरिटी के साथ। तो अच्छा खासा डेवलप था, अब नहीं रहा। अब तो खैर थोड़ा सा इलाका पिछड़ गया है, सिटी से अलग हो गया है। चलिए, बाकी इसमें और कुछ ऐसा है नहीं, बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है जलने से, अंडरग्राउंड माइंस में इसको कर देते थे। एलओएक्स डज नॉट रिक्वायर, एलओएक्स डज नॉट रिक्वायर बूस्टर, एलओएक्स में बूस्टर का जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि इतना इसका पावर है, बूस्टर क्या है इसके सामने, बूस्टर इसके सामने बच्चा है, समझे। इसीलिए एलओएक्स को ये नहीं किया जाता, ठीक है। 1 घंटा तक इसका लाइफ होता था, एच टाइप लूज टाइप, बाकी इसमें कुछ पढ़ने वाली जरूरत नहीं है यार, ठीक है। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है एसएमसी 2019 का था या 20 का था, मुझे याद नहीं, ठीक है चलो। क्वेश्चन है एक मेरा, क्वेश्चन है, होल्स डीपर देन 3 मीटर आर फायर्ड बाय डेस्ट, आर सूटेबली फायर बाय, सूटेबली मतलब बहुत बेहतर होगा, सूटेबली फायर बाय, बेस्ट सूटेबल फायर बाय, बेस्ट सूटेबल आंसर ज़्यादा अच्छा है। डीपर मतलब 3 मीटर से ज़्यादा डीप का अगर होल है, तो इनमें से कौन सा चीज़ से हम बहुत बेहतर ब्लास्ट कर सकते हैं, ब्लास्ट तो हो ही सकता है, बहुत बेहतर ब्लास्ट कर सकते, तो ऑप्शन दे रहे हैं आपको। सबसे पहला ऑप्शन है डेटोनेटर, डेटोनेटर। दूसरा है डेटोनेटिंग फ्यूज। तीसरा है सेफ्टी फ्यूज।
चौथा है ऑल ऑफ दिच। बताइएगा इसका आंसर क्या होना चाहिए कि सबसे बेहतर बेस्ट सूटेबल हम किससे कर सकते हैं, डेटोनेटर से, डेटोनेटिंग फ्यूज से, सेफ्टी फ्यूज से, ऑल से। इसके बारे में आपको पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं, रटा चुके हैं। बहुत बार बोले थे इलेनोवा को कि याद रखिएगा, ठीक है। बहुत बार बोले थे इस लाइन को कि याद रखिएगा। तो अब आपको इसका आंसर बताना है, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। चलिए इसका आंसर हो जाएगा डेटोनेटिंग फ्यूज। हम आपको बताया था कि डेटोनेटिंग फ्यूज क्या होता है, जब डीप होल ब्लास्ट आप करते हैं, 3 मीटर से ज़्यादा होल होता है, तो उस कंडीशन में डेटोनेटर का तार छोटा पड़ जाता है, तो आपको डेटोनेटिंग फ्यूज का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है एसएमसी में, डीजीएमएस वाला एग्जाम में, तो पूछ सकता है इसमें भी। चलिए अभी कुछ बेसिक टर्म है, इसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ओके चलिए जस्ट अ सेकेंड। अब आते हैं कुछ बेसिक टर्म पे। टर्म का नाम क्या क्या है समझ जाइएगा, एक मिनट। टर्म का नाम है पहले बर्डन, स्पेसिंग, इसके बाद है आपका क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोसिव्स, रॉक ब्लास्टेड। देखो कुछ कुछ टर्म है उसको समझिएगा, ठीक है। बर्डन क्या होता है, स्पेसिंग क्या होता है, कितना बारूद का हम इस्तेमाल करेंगे, एक होल में कितना बारूद डालना है नहीं डालना है, कितना उस बारूद को डालने के बाद रॉक मतलब जो चट्टान है वो ब्लास्ट होगा, ये सब हमको कैसे पता चलेगा। ये सब ब्लास्टिंग का कुछ गुर है जो हम आपको सिखा रहे हैं, किताब में भी दिया हुआ है और आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। तो आप कहिएगा कि सर एचपी सोनी साहब का जो डाटा है उसमें कुछ ऐसा लिखा है, एलसी काकू साहब का जो डाटा है उसमें कुछ ऐसा लिखा है, ये कुछ अलग डाटा है, ये कुछ अलग डाटा है बर्डन स्पेसिंग वाला, तो हम किसका डाटा मानेंगे। तो देखिए ऐसा है कि ये दोनों अपने जगह पे सही हो सकते हैं, लेकिन आपको इन दोनों में से किसी का डाटा नहीं मानना है। आपको मानना है जो आपका टेक्स्ट बुक का डाटा है। आपको क्या मानना है, जो आपका टेक्स्ट बुक का डाटा है। और टेक्स्ट बुक क्या कहता है सर, टेक्स्ट बुक कहता है कुछ डाटा, वो डाटा हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए समझते हैं इसको आगे। सबसे पहले आते हैं बर्डन पे, कि यार बर्डन क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। चलिए बर्डन में बोला गया है, एक सेकेंड, इसमें और तो ज़्यादा नहीं है, पॉप शूटिंग प्लास्टिक, ठीक है ठीक है। तो ओके, बर्डन में बोला गया है कि मान लीजिए ये आपका फ्री फेस है, ये क्या है, फ्री फेस, ठीक है। तो फ्री फेस है, फ्री फेस से जो पहला होल होगा ना, फ्री फेस से जो मेरा पहला होल होगा, ये जो दूरी है ना, इसके बाद पहला होल से दूसरा होल होगा, इसका जो दूरी होगा ये भी दूरी है। तीसरा होल होगा, तीसरा लाइन ऑफ होल होगा, लाइन ऑफ होल, इसको हम क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ होल। इसको क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ होल। इसको क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ होल। तो पहला फ्री फेस से पहला लाइन का जो दूरी है, फ्री फेस से पहला लाइन ऑफ होल का जो दूरी है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बर्डन। इसी तरह से जो एक लाइन का होल से दूसरा लाइन का होल के बीच का जो दूरी है सर, बीच का जो दूरी है, लाइन ऑफ होल, नॉट होल, होल वाला अलग हो जाएगा, लाइन ऑफ होल। लाइन ऑफ होल क्या है, आप इसको गौर से देखिएगा, ये एक लाइन ऑफ होल है जिसको हम काटते हुए जा रहे हैं, ये क्या है, एक लाइन ऑफ होल, एक लाइन से होल किया हुआ है। इसके बाद ये क्या है, ये एक लाइन ऑफ होल है। तो दो लाइन ऑफ होल के बीच का जो स्पेस होता है, इस स्पेस को भी आप बर्डन ही कहते हैं। फ्री फेस से पहला होल का लाइन ऑफ होल का जो डिस्टेंस, उसको भी बर्डन कहते हैं, और दो लाइन ऑफ होल के बीच का डिस्टेंस को भी बर्डन ही कहते हैं। तो बर्डन दोनों चीज हो गया, समझ में आ गया। बर्डन क्या होता है, फ्री फेस से, फ्री फेस से लाइन ऑफ होल के बीच का दूरी, इसके बाद लाइन ऑफ होल से लाइन ऑफ होल के बीच का दूरी, ये डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बर्डन। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बर्डन, ठीक है। अब आते हैं स्पेसिंग क्या होता है, फिर समझते हैं इसको। अरे चलिए स्पेसिंग समझते हैं।
स्पेसिंग स्पेसिंग स्पेसिंग, ये है आपका फ्री फेस, ये है आपका पहला लाइन, ये है आपका दूसरा लाइन। तो आप समझिएगा, इस दूरी को आपने क्या कहा, इस दूरी को आपने कहा कि सर इसको बोलते हैं बर्डन। एक लाइन ऑफ होल से दूसरा लाइन ऑफ होल के बीच का दूरी को क्या बोलते हैं, इसको भी कहा सर, इसको भी कहते हैं बर्डन। तो फिर आप पूछेंगे स्पेसिंग क्या होता है, तो एक होल से दूसरे होल के बीच का जो दूरी है, ये होल से ये होल के बीच का दूरी है, एक लाइन ऑफ होल से दूसरा लाइन ऑफ होल का बीच का दूरी नहीं। अगर हम बोलेंगे इस होल से इस होल का बीच का दूरी, ना ये नहीं, ये तो बर्डन हो जाएगा साहब। ये क्या हो जाएगा, ये बर्डन हो जाएगा। एक लाइन ऑफ होल में ही, लाइन ऑफ होल में ही दो होल के बीच का, दो होल के बीच का आपस का दूरी, आपस में क्या दूरी है सर, आपस में क्या दूरी, इसको बोलेंगे हम स्पेसिंग। इसको क्या बोलेंगे, स्पेसिंग बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, स्पेसिंग बोलेंगे। ठीक है, तो स्पेसिंग क्या हो गया है, आपस में जो एक लाइन ऑफ होल का बीच का दूरी है उसको स्पेसिंग बोलेंगे। अब बर्डन क्या बोलेंगे, बर्डन बोलेंगे एक होल से दूसरा होल के बीच का दूरी, एक लाइन ऑफ होल से दूसरा लाइन ऑफ होल के बीच का दूरी, ये हो जाएगा। तो बर्डन और स्पेसिंग आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। बर्डन और स्पेसिंग एक बार देख लीजिएगा, नहीं हुआ होगा तो फिर से। ठीक है, अब देखिए जब हम होल करते हैं, ये अगर बेंच है, तो बेंच में जब हम होल करते हैं तो कुछ होल हम छोटा करते हैं, कुछ होल हम बड़ा करते हैं, कुछ होल हम और बड़ा करते हैं, कुछ होल हम फिर छोटा करते हैं। तो यार ऐसा क्यों करते हैं, कुछ होल हम 3 मीटर का किए, कुछ हम 5 मीटर का किए, कुछ हम 7 मीटर का किए, कुछ 3 मीटर का किए, मतलब क्या है ये, क्या हिसाब किताब है भाई, समझ में नहीं आ रहा है। तो ये डिपेंड करता है स्टार्टा के ऊपर, कि स्टार्टा मेरा कमजोर है, स्टार्टा मेरा मजबूत है, स्टार्टा मेरा क्या है, उसको हम देखते हुए ये सब करते हैं। ठीक है, तो स्टार्टा के ऊपर डिपेंड करता है, 3 मीटर वाला, 5 मीटर वाला, 7 मीटर वाला, 3 मीटर वाला, क्या हिसाब किताब है यार, समझ में नहीं आ रहा। समझिएगा, बहुत सारा अलग अलग चट्टान होता है जो कोयला के साथ जनरली पाया जाता है। अगर मान के चलिए कोल है, कोल भी कैसा है, अगर बिटुमिनस कोल है, तो बिटुमिनस कोल है तो 0.1 बारूद का हम इस्तेमाल करेंगे। चलिए हम लोग आते हैं बारूद पे, तो अभी फिलहाल इसको समझते हैं। अब हम होल किए, डेप्थ ऑफ होल कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, डेप्थ ऑफ होल कहेंगे। अगर हम बोला जाए कि बताइए कितना बारूद निकला है, कितना बारूद हम डालेंगे, ठीक है, कितना बारूद डालेंगे, क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोसिव। आपको हमने क्या बताया, आपको हमने बताया स्पेसिंग, स्पेसिंग आप नाप लिए। इसके बाद हमने बताया बर्डन, बर्डन भी आप आराम से नाप सकते हैं कि हाँ ये इतना बर्डन होगा, ये स्पेसिंग इतना होगा। ठीक है, तो स्पेसिंग आपको पता चल गया, बर्डन आपको पता चल गया। अब आपको पता क्या करना है, आप पता करना है क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोसिव, एक पर्टिकुलर होल में कितना हम बारूद डालेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इसके लिए लिखना है डेप्थ ऑफ होल, जो कि सब होल का अलग अलग हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया किसी का 3 मीटर, किसी का 5 मीटर, किसी का 7 मीटर, किसी का 3 मीटर, इनटू स्पेसिंग इनटू बर्डन। यही तो फॉर्मूला है सर। मान के चलते हैं स्पेसिंग निकाले 5, बर्डन निकाले 3, क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोसिव था 10। एक एग्जाम्पल लेते हैं, गलत भी हो सकता है ये, बट एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए। ठीक है, तो डेप्थ ऑफ होल हमने कितना बताया, डेप्थ ऑफ होल आपका मीटर में होगा, डेप्थ ऑफ होल नहीं बताया था ना। चलो एक ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे पहला वाला है, तो पहला, इसको हम पहला होल कहते हैं, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा। अब आपको फटाफट चारों का निकाल के बताना है। स्पेसिंग 5 है सब में, बर्डन 3 है, क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोसिव आपको बताना है कितना होगा पर होल का। तो पहला होल का हम देखते हैं, तो पहला होल में क्या होगा, डेप्थ कितना है 3 मीटर, इंटू स्पेसिंग कितना है, स्पेसिंग है 5 मीटर, इंटू बर्डन कितना है 3 मीटर। तो अब निकालते हैं, 5×3 = 15, 15×3 = 45, तो हो जाएगा 45 kg पर मीटर क्यूब। क्योंकि मीटर था ना, यहाँ पे मीटर था, डेप्थ भी, स्पेसिंग भी मीटर था, और बर्डन भी मीटर था, और इधर आपका केजी में आ जाएगा डाटा एक्सक्लूसिव वाला। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब, है ना। अब चलिए दूसरा होल का निकालते हैं, क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोसिव, दूसरा वाला होल का। तो दूसरा वाला होल का क्या है, चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 5 मीटर है, तो डेप्थ ऑफ होल कितना हो जाएगा, 5 मीटर, इनटू स्पेसिंग कितना है, तो 5 है, सबका स्पेसिंग बराबर है। बर्डन कितना है, 3 है, तो आप जोड़ते हैं
5 पचे 25, 25 तिये 75, 75 kg पर मीटर क्यूब। तो अब हम क्या करेंगे, अब जो बारूद वाला आदमी होगा पंप गाड़ी में जो होगा उसको इशारा करके हम बताएंगे कि जो पहला वाला होल है जो 3 मीटर वाला है ना, हम होल के पास खड़े हैं और वो बारूद वाला मशीन के पास खड़ा है, तो हम इशारा करेंगे उसको कि रे बाबू 45, 45 4.5, तो 4 उंगली दिखाएंगे, ये देखो 4, और 1 उंगली दिखा के आधा काट देंगे उसको, मतलब उंगली काटने देंगे चाकू से, मतलब ऐसे रखेंगे, आधा दिखाएंगे या उसको क्रॉस कर देंगे, जैसे क्रॉस बनाते हैं ना हाथ से वैसे, तो समझ जाएगा कि लगभग 45 किलो डालना है। अगर 75 है तो हम इसको 7 उंगली दिखा के आधा फिर 1 उंगली काट देंगे, तो समझ जाएगा कि 75 किलो। तो ये सब इशारा जनरली चलता है, जब आप माइंस में ड्यूटी करेंगे तभी आपको धीरे धीरे ये सब चीज़ पता चलेगा। चलिए अब तीसरा बारूद का हम निकालते हैं 7। चलिए क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोसिव बराबर, अब यहाँ पे बोला है 7 मीटर, तो डेप्थ ऑफ होल कितना हो 7 हो जाएगा। स्पेसिंग कितना है तो 5 है, बर्डन कितना है तो 3 है, 7 5 35, 35 तिये देखना पड़ेगा 105, 105 kg पर मीटर क्यूब। तो उसको 10 उंगली दिखाएंगे और फिर लास्ट में 1 उंगली दिखा के उसको आधा क्रॉस कर देंगे, वो समझ जाएगा 105 किलो बारूद बता रहा है। तो ऐसे करके इशारा करेंगे हम, ठीक है, ऐसे कर करके हम इशारा करेंगे और सामने वाला बंदा उतना मशीन में टाइप करेगा, उतना बारूद हम उसमें होल में डालेंगे। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए आप बात कहेंगे कि स्पेसिंग क्या होता है, बर्डन क्या होता है, ये तो आप समझा दिए, लेकिन निकालते कैसे हैं ये आप नहीं बताया। तो देखो यार यहाँ पे ना एलसी काको वाला जो डाटा है उसको, जो लेजिस्लेशन वाला डाटा है उससे मैच करता है, बाकी इसमें टेक्स्ट बुक में ये डाटा नहीं दिया एग्जैक्ट, ठीक है। ये सब फार्मूला तो आपको यही वाला फॉलो करना है, फार्मूला वाला आपको यही फॉलो करना है, लेकिन जो डाटा है वो एलसी काको वाला फॉलो करना है, क्योंकि वही वाला डाटा लेजिस्लेशन वाला डाटा का है। बाकी मुझे अभी डाटा याद नहीं आ रहा है, तो वो वाला पेज आपके पास अगर होगा तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है, उसमें फार्मूला है, खाली उसको लगा देना है, डाटा स्पेसिंग बर्डन निकालने वाला, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्पेसिंग समझ गए आप, बर्डन समझ गए आप, हैं? तो आपने क्या बताया, स्पेसिंग समझे आप पहले, बर्डन भी समझ गए आप, ठीक। इसके बाद हमने क्या बताया, एक्सप्लोसिव कितना डालेंगे, कैसे पता चलेगा सर, हमने बताया डेप्थ ऑफ होल, डेप्थ ऑफ होल इनटू क्या किए आप, स्पेसिंग किए, इनटू क्या किए, बर्डन किए, तो ये आपका बता दिया कितना किलो बारूद होगा, ये कितना निकला केजी पर मीटर क्यूब यूनिट था इसका। अब आपको बताना है कि कितना रॉक ब्लास्ट होगा, रॉक ब्लास्टेड बाय पर राउंड ऑफ, पर राउंड ऑफ ब्लास्टिंग, मतलब एक राउंड में कितना होल ब्लास्ट होगा हमको बताइए। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो अब आपको फॉर्मूला लिखना है डेप्थ ऑफ होल इनटू स्पेसिंग, जो फार्मूला ऊपर वाला, इनटू बर्डन, जो ऊपर वाला फार्मूला है, इनटू नंबर ऑफ होल, खाली नंबर ऑफ होल को इनटू कर देंगे ना तो आपका निकल जाएगा। जैसे हम पहला वाला होल का निकाले थे कितना था 45 था, दूसरा वाला होल का निकाले थे कितना था 75 था, तीसरा वाला होल का निकाले थे कितना 105 था, केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। तो आप पहला दूसरा तीसरा चौथा जितना भी निकाले निकाल दिए। अब नंबर ऑफ होल, नंबर ऑफ होल निकालेंगे कैसे, तो आप बोलेंगे सर स्पेसिंग तो ठीक है, बर्डन तो ठीक है, डेप्थ ऑफ होल कैसे निकालेंगे। डेप्थ ऑफ होल को एवरेज करना पड़ेगा अब आपको। मान के चलिए कि एक 3 मीटर का होल था, एक 5 मीटर का था, एक 7 मीटर का था, एक 13 मीटर का था, तो आप इसको सबको जोड़ेंगे, है ना, और जितना डिजिट है जैसे 1 2 3 4, 4 डिजिट है तो डिवाइडेड बाई 4 ऊपर में जो लिखेंगे इसको करने से एक एवरेज आ जाएगा, एवरेज डेप्थ आ जाएगा, एवरेज डेप्थ आ जाएगा, उसके बाद आपको नंबर ऑफ होल से इसको इंटू कर देना है। तो यहाँ पे जो डेप्थ ऑफ होल लिखा है ये एक्चुअली एवरेज डेप्थ ऑफ होल है ना। तो ये आपका रॉक ब्लास्टेड पर राउंड ऑफ ब्लास्टिंग निकल जाएगा। डेप्थ ऑफ होल तो सबका अलग अलग था ना, पहला होल का 3 मीटर था, दूसरा होल का 7 मीटर था, तीसरा होल का 5 मीटर था, किसी का 13 मीटर था। तो अब आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे यार कि हम रॉक ब्लास्टेड पर राउंड ब्लास्टिंग कैसे निकालेंगे। तो एवरेज डेप्थ की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको एवरेज कैसे निकालना है, सबको जोड़ देना है जितना डिजिट है, जैसे 4 1 2 3 4, 4 डिजिट है डिवाइडेड बाई 4, है ना, सबको जोड़ के डिवाइडेड बाई 4 करना है तो एवरेज निकल जाएगा। 5 होल रहेगा तो डिवाइडेड बाई 5, 100 होल रहेगा तो डिवाइडेड बाई 100, ऐसे करने से निकल जाएगा। तो मान के चलते हैं कि एवरेज जो डेप्थ आया वो आपका 7 मीटर आया, कितना आया 7 मीटर आया, तो स्पेसिंग कितना था 5 था, बर्डन कितना था 3 था, नंबर ऑफ हिल कितना था मान के चलते 20 था। तो अब आप इसको इंटू कीजिए, 7 5 35, 35 अरे ठीक है, 105, 105 इंटू 20,
105 इंटू 20 आप ऐसे कीजिएगा तो आपका आराम से निकल जाएगा, है ना। 5 दूनी 10, 1 2, मतलब 2100 टन पर मीटर क्यूब ये आपका आ जाएगा। इतना मटेरियल आपने निकाला, या मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब में आ जाएगा, टन मीटर क्यूब। इतना आपने मटेरियल ब्लास्ट किया पर होल में, ठीक है। तो ऐसे करके आप निकाल सकते हो। मैंने 20 होल का बताया और बहुत ही छोटा डेप्थ लिया था, स्पेसिंग बर्डन भी बहुत कम लिया था, इसके लिए इतना आया। स्पेसिंग बर्डन जनरली ज़्यादा होता है, 8 मीटर 10 मीटर 12 मीटर का होता है ना। तो वो सब थोड़ा सा बढ़ाने से बढ़ जाएगा। तो ये सब किताब में दिया हुआ है, वही चीज़ को हमने बहुत सिंपल भाषा में समझाया। किताब में पढ़िएगा समझ में आने वाला नहीं है, लेकिन एक बार रीडिंग जरूर डालिएगा पढ़ने के बाद, ठीक है। चलिए, ओके। तो देखो किसी किसी में बारूद हमको कम डालना पड़ता है, किसी में ज़्यादा डालना पड़ता है। जैसे कमज़ोर है तो हम बारूद क्या डालेंगे, थोड़ा कम डालेंगे। इंटरमीडिएट है तो हम कुछ बीच में डालेंगे बारूद। अगर ज़्यादा हाई स्टार्टा का मतलब मजबूती है, मजबूती ज़्यादा है, तो हम उसमें और ज़्यादा बारूद डालेंगे। बहुत मजबूत है और ज़्यादा डालेंगे। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, बिटुमिनस कोयला है, 0.1 kg पर मीटर क्यूब इसका एक एवरेज बताया है। अगर मान के चलिए मेरा हार्ड सेल है लेकिन हार्ड वाला है, या सैंडस्टोन है, जिप्सम है, तो इसमें 0.2 हो जाता है। अगर वही वाला ज़्यादा मजबूत है तो 0.3 हो जाएगा, और ज़्यादा है 0.4 हो जाएगा। मतलब धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे आपका स्टार्टर का स्ट्रेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, ये हमारा बढ़ता जाएगा, ठीक है। चलिए, अब एक आता है सब ग्रेड ड्रिलिंग। सब ग्रेड ड्रिलिंग क्या होता है यार, इसको हम समझा ही देते हैं। मान के चलिए कि बेंच है आपका मजबूत मजबूत, ठीक। तो बेंच का हाइट कितना है, 10 मीटर। तो अब आप क्या करेंगे, जो आप ड्रिल कर रहे हैं बेंच में, वो 10 मीटर का ना करके बल्कि उसका 10% ज़्यादा करेंगे। मतलब x प्लस 10 मीटर, 10%। जैसे x क्या है मेरा डेप्थ, ये x मेरा क्या है, x मेरा हाइट ऑफ बेंच है। x क्या है, हाइट ऑफ बेंच है। तो हाइट ऑफ बेंच प्लस 10%। मान के चलिए 10 मीटर का बेंच है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 10 मीटर प्लस 10%। तो 10 मीटर का 10% कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 11 मीटर। तो 11 मीटर आपको ड्रिलिंग करना है। तो बेंच से तो थोड़ा सा नीचे चले जाएंगे आप, बेंच तो आपका 10 ही मीटर का है। बेंच तो आपका 10 ही मीटर का है, लेकिन आप थोड़ा सा नीचे आ गए तो कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन आप ड्रिल किए, ठीक है। ऐसे ड्रिलिंग को आप कहते हैं सब ग्रेड ड्रिलिंग। ऐसा कब किया जाता है सर, ऐसा किया जाता है जब हार्ड स्टार्टर है, जैसे लेटेराइट वाला है, जैसे सैंडस्टोन वाला है, जैसे हेमेटाइट वाला स्टार्टर है, जैसे आपका और मजबूत है, मान के चलिए ग्रेनाइट पत्थर है ना। तो ये सब चट्टान जब मिल जाता है तो हमको सब ग्रेड ड्रिलिंग करना पड़ता है। तो सब ग्रेड ड्रिलिंग हम कब करते हैं, सब ग्रेड ड्रिलिंग हम करते हैं जब ज़्यादा हार्ड स्टार्टर रहता है। क्यों करते हैं, अगर हम सब ग्रेड ड्रिलिंग नहीं करेंगे, अब हम 10 मीटर वाला ही बेंच का हाइट रखेंगे और उतना ही ड्रिल करेंगे, तो क्या होगा, तो जब हम ब्लास्ट करेंगे ना, तो ब्लास्ट करने के बाद जो मेरा मटेरियल टूटेगा वो कुछ ऐसा उबड़ खाबड़ रह जाएगा। तो कुछ कहीं ज़्यादा निकला कहीं कम निकला, तो इस टाइप का रह जाएगा। इसीलिए हमको थोड़ा सा ज़्यादा ड्रिलिंग करना पड़ता है, ठीक है। चलिए, सब ग्रेड ड्रिलिंग के बारे में इसमें नहीं दिया है, मतलब उसी चीज़ को बस बताया है घुमा फिरा करके कि हार्ड रहता है तो हम लोग 10% ज़्यादा कर देते हैं। उसका नाम सब ग्रेड ड्रिलिंग है ऐसा नहीं लिखा है, ठीक है। चलिए, प्राइमिंग कार्ट्रिज शॉर्ट होल चार्जिंग होल ब्लास्ट, इसके बारे में बोला गया है जो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। प्राइमरी कार्ट्रिज क्या होता है, जिसमें बारूद घुसा देते हैं उसको प्राइमरी कार्ट्रिज बोलते हैं, है ना। उसको कहाँ बनाते हैं, तो जहाँ पे ब्लास्टिंग करना है उसी जगह पे खड़ा होकर बनाते हैं, है ना। लेकिन शाफ्ट सिंकिंग है तो उस कंडीशन में आप टॉप में जाते हैं, या फिर अगर सैंडस्टोन में ब्लास्टिंग करना है, स्टोन ड्रिफ्ट में करना है तो आप सरफेस में जाते हैं, ठीक है। चलिए, अब एक होता है डेक चार्जिंग। ये सब टर्म तो आपको पता ही होगा, फिर भी हम बता दे रहे हैं। डेक चार्जिंग, डेक चार्जिंग क्या होता है समझते हैं। मान के चलिए कि स्टार्टा है, इधर जो है बड़ा कमज़ोर है, ये क्या है, ये मेरा मजबूत, मान के चलिए ये मेरा मजबूत है। इसके बाद इसके ऊपर में जो है मेरा कमज़ोर है, फिर इसके ऊपर में जो है फिर मजबूत है, फिर थोड़ा इंटरमीडिएट है या कमज़ोर है। तो ऐसे होता है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर पूरा बारूद हम नीचे डाल के ब्लास्ट करेंगे तो ऊपर वाला तो नहीं फूटेगा। तो हम क्या करेंगे, लेयर में ब्लास्ट करेंगे। हम बारूद भरें, उसके बाद स्टेमिंग मटेरियल भर दिए जहाँ कमज़ोर था, फिर जहाँ मजबूत था वहाँ फिर से बारूद भरें,
फिर हम ऊपर में स्टेमिंग मटेरियल भर दिए, ऐसे कर करके हम किए, ठीक है। और इसके बाद इसमें से डेटोनेटर निकाले, ऊपर में कनेक्ट किए और ब्लास्ट कर दिए, ठीक। हर जहाँ जहाँ एक्सप्लोसिव डाले वहाँ वहाँ हमको डेटोनेटर डालना पड़ेगा, है ना। डेटोनेटर डालने के बाद आपस में कनेक्शन किए और हम ब्लास्ट कर दिए। इससे क्या है, पूरा यूनिफॉर्मली टूटेगा। इसी को कहते हैं डेक चार्जिंग, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, डेक चार्जिंग। अब एक होता है कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग। कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग क्या होता है और मफल ब्लास्टिंग क्या होता है? क्या मफल ब्लास्टिंग कंट्रोल ब्लास्टिंग का एक उपाय है? नहीं। कंट्रोल ब्लास्टिंग क्यों किया जाता है, याद रखिएगा, वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए। वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग कंट्रोल ब्लास्टिंग करते हैं। और मफल ब्लास्टिंग क्यों किया जाता है? फ्लाई रॉक को उड़ने से रोकने के लिए। उड़ने से रोकने के लिए हम लोग करते हैं मफल ब्लास्टिंग। इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। कभी भी कंट्रोल ब्लास्टिंग का टाइप मफल ब्लास्टिंग नहीं हो सकता। क्वेश्चन पूछा है एक आध बार कि इनमें से कौन सा कंट्रोल ब्लास्टिंग का पद्धति नहीं है, ठीक है। ऑप्शन था आपके सामने, चलो क्वेश्चन ही दे देते हैं आपको। इनमें से कौन सा कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग का टाइप नहीं है? ऑप्शन दे रहा है प्री स्प्लिटिंग, लाइन ड्रिलिंग, ओके जस्ट अ सेकेंड, नॉनिल वाला, मफल ब्लास्टिंग। तो लड़का लोग सोचता मफल ब्लास्टिंग तो होगा यार, कंट्रोल ब्लास्टिंग फ्लायर को कंट्रोल करने के लिए तो करता है, कंट्रोल ही तो करता है, तो मफल तो होगा ही होगा, है। बाकी अब तुक्का मारता है कि ए वाला ई वाला ई वाला नॉनिल अलग लग रहा है, तो डेटोनेटर का नाम दे दिया यार, ऐसे थोड़ी होता है। डेटोनेटर ये हो जाएगा सही आंसर, लेकिन एग्जैक्टली आप गलत किए। आपका इसका सही आंसर होगा मफल ब्लास्टिंग। मफल ब्लास्टिंग कंट्रोल ब्लास्टिंग का उपाय नहीं है, बल्कि ये फ्लायरों को कंट्रोल करने के लिए उपाय करता है। कंट्रोल ब्लास्टिंग को हम लोग इसलिए करते हैं ताकि वाइब्रेशन को कंट्रोल किया जा सके। जहाँ पे आसपास में बस्ती है, घर है, द्वार है, अब क्या है सर, अब अगर वाइब्रेशन होता है ना, तो वाइब्रेशन होते होते जो जमीन है, जमीन का वाइब्रेशन जाता है और वहाँ पे मान लीजिए घर है, तो घर में क्रैक आ जाएगा, दीवार गिर जाएगा, प्लास्टर गिर जाएगा, छज्जा गिर जाएगा, तो ऐसे में दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसे ना हो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, कंट्रोल ब्लास्टिंग करना पड़ता है। इससे क्या होता है सर, कंट्रोल ब्लास्टिंग से होता क्या है समझते हैं। कंट्रोल ब्लास्टिंग से जो जमीन है ना, जिसमें हम होल किए हैं, ठीक है, कंट्रोल ब्लास्टिंग में जो पहला तरीका है उसको बोलते हैं प्री स्प्लिटिंग। प्री स्प्लिटिंग, प्री स्प्लिटिंग में क्या है, अगर घर द्वार थोड़ा ज़्यादा नज़दीक आ गया है और हमको ब्लास्टिंग करना है, तो हम क्या करेंगे, ये होल को चार्ज किए, इसको चार्ज किए, सी सी लिख रहे हैं, सी सी चार्ज किए, चार्ज किए, और इसके बाद हम कुछ लाइन ऑफ होल ड्रिल करेंगे, लाइन ऑफ होल ड्रिल करेंगे, लाइन ऑफ होल, और इसको हम अनचार्ज छोड़ देंगे, यू यू लिख रहे हैं अनचार्ज को, ये सब क्या करेंगे, अनचार्ज छोड़ देंगे। इससे क्या होगा, इससे कुछ कुछ दूरी में हम छोड़ दिए हैं अनचार्ज, वैसे ड्रिल कर करके, ड्रिल एकदम बराबर किए, जैसे सब में बारूद ड्रिल करते हैं वैसे सब में किए, कुछ में बारूद भरे और कुछ लाइन ऑफ होल को हम ऐसे ही छोड़ दिए बिना बारूद भरे। अब जब ब्लास्टिंग होगा तो ये वाइब्रेशन ट्रेवल करेगा, ये वाइब्रेशन ट्रेवल करेगा। अब यहाँ पे इसको मिला होल तो ये टूट जाएगा, फिर आगे वाला होल है ये भी थोड़ा सा टूटेगा, फिर आगे जाते जाते वेव थोड़ा और कमजोर पड़ेगा तो हल्का और टूटेगा, और धीरे धीरे लास्ट में जाते जाते सब वेव यहीं खत्म हो जाएगा। तो वाइब्रेशन का जो वेव होता है ना, वाइब्रेशन जो है वो आगे जाते जाते एकदम खत्म हो जाता है। इसी के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्री स्प्लिटिंग। तो पहला तो हो गया प्री स्प्लिटिंग, प्री स्प्लिटिंग मतलब पहले ही हम काट ये कर दिए, ठीक है ना। सॉरी, प्री स्प्लिटिंग का हम थोड़ा अलग बता दिए, इसको इसको बोलते हैं लाइन ड्रिलिंग। जो भी हम आपको बताएं वो आपका लाइन ड्रिलिंग है, इसको लाइन ड्रिलिंग कहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है प्री स्प्लिटिंग, दूसरा क्या होता है, प्री स्प्लिटिंग, ठीक है। प्री स्प्लिटिंग क्या होता है, जो आपका बेंच है इसमें आप होल किए बहुत सारा, होल करने के बाद बहुत सारा होल किए, उसमें से शुरू का या बीच का क्या करेंगे, दो ठो होल हम तोड़ देंगे पहले ही, कम बारूद डालेंगे, कम बारूद जिससे एकदम वाइब्रेशन ना हो, और डाल के बीच का तोड़ देंगे, तो बीच में तोड़ने से क्या है, नाला बन गया एक तो बीच में। अब हम इधर ब्लास्टिंग करेंगे तो नाला से तो ट्रेवल करके जाएगा नहीं आगे, तो इसी को बोलते हैं प्री स्प्लिटिंग, मतलब पहले ही डिवाइड कर देना, इसी को बोलते हैं प्री स्प्लिटिंग। हमने आपको क्या बताया, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हमने आपको बताया कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग का तीन टाइप है। पहला टाइप हमने आपको बताया
कि पहला टाइप है लाइन ड्रिलिंग। लाइन ड्रिलिंग के बारे में मैंने क्या बताया, मान के चलते हैं ये टॉप व्यू समझ के चलते हैं, ये टॉप व्यू है, मान के चलते हैं यहाँ पे एक झोपड़ी है, ठीक है, हम चाहते हैं झोपड़ी तक असर ना हो, तो हमने क्या किया, यहाँ पे होल बनाया, यहाँ पे होल बनाया, यहाँ पे होल बनाया, इधर होल बनाया, यहाँ तक होल था, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ होल को चार्ज करते जाएंगे, जैसे इसको चार्ज किए, क्रॉस कर इसको चार्ज करते जा रहे हैं, ये चार्ज है, ये भी 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 चार्ज। अब चार्ज करके ब्लास्ट कर दिए, कुछ होल जो है वो ऐसे ही छोड़ दिए, खाली छोड़ दिए, होल तो किए लेकिन उसको चार्ज नहीं किया, ऐसे ही छोड़ दिए। अब क्या होगा, वाइब्रेशन ट्रेवल कर रहा है इधर से, पहला होल तक जाते आते ये होल टूट गया पूरा, दूसरा होल तक जाते आते टूटते टूटते वाइब्रेशन खत्म हो गया, वाइब्रेशन इधर जाते आते रुक गया, यहाँ तक वाइब्रेशन पूरी तरह से रुक गया, घर तक वाइब्रेशन गया ही नहीं, तो घर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको बोलते हैं लाइन ड्रिलिंग, 2-3 लाइन ऑफ ड्रिल जो होल है, इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं ड्रिल करके, इसमें बारूद नहीं डालते, इसको बोलते हैं लाइन ड्रिलिंग। इसके बाद दूसरा तरीका होता है आपका प्री स्प्लिटिंग। प्री स्प्लिटिंग, प्री स्प्लिटिंग क्या होता है इसको भी हम लोग थोड़ा समझते हैं। तो प्री स्प्लिटिंग में हम क्या किए, अब हम बहुत सारा होल किए, ठीक, यहाँ होल किए, 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 इधर किए, इधर किए, इधर किए, इधर किए, इधर किए, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे हम होल किए। अब होल करने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो सामने है ना, घर के सामने, ये सब होल को हम ब्लास्ट करेंगे। अब आप कहिएगा होल को ब्लास्ट करेंगे तो क्या वाइब्रेशन नहीं होगा, ये सब होल में हम कम से कम बारूद डालेंगे, कम से कम बारूद, हमको मटेरियल नहीं चाहिए, हमको बस ये होल को तोड़ना है, हमको मटेरियल नहीं चाहिए, हमको प्रोडक्शन नहीं चाहिए, हमको बस होल को तोड़ना है, तो कम से कम बारूद डालेंगे ताकि इसका वाइब्रेशन एकदम थोड़ा सा आगे तक जाके रुक जाए। अब क्या है, अब यहाँ से यहाँ तक हम तोड़ चुके हैं, तो ये मेरा टूट गया, तो ये मेरा गैप हो गया है, ये मेरा क्या हो गया, गैप हो गया। अब जब जमीनें नहीं है तो वाइब्रेशन कैसे पहुंचेगा वहां तक भाई, वाइब्रेशन तो यहाँ जाते तो रुक जाएगा। अब ये जो होल बचा है इसको ब्लास्ट कर देंगे, इसको बोलते हैं प्री स्प्लिटिंग, इसको क्या बोलते हैं, प्री स्प्लिटिंग। और तीसरा होता है नॉनेल ब्लास्टिंग। नॉनेल का मतलब होता है नॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, नॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर। अब सर नॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर क्या है, जो आपने प्लेन डेटोनेटर पढ़ा है ना, प्लेन डेटोनेटर पढ़ा है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगा, सेफ्टी फ्यूज से ब्लास्ट किए, वो क्या है, नॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर वाला है। अब सेफ्टी फ्यूज से ब्लास्ट किए हैं तो बहुत ही कम टेंडेंसी में ब्लास्ट किए हैं, बहुत ही कम फोड़ तोड़ किए हैं, तो वाइब्रेशन उतना जनरेट ही नहीं हुआ कि वो आगे तक पहुंचे, तो ये होता है नॉनेल ब्लास्टिंग। कंट्रोल ब्लास्टिंग का 3 टाइप है। मफल ब्लास्टिंग क्या होता है इसको भी समझते हैं। घर है, कहीं बगल में बस्ती है, हमको डर है कि पत्थर उड़ उड़ के इस घर में जाएगा, तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ होल किया हुआ है वो सब सब होल को चार्ज वार्ज करेंगे, स्टेमिंग स्टेमिंग सब कर लेंगे, तार वार बाहर निकालेंगे, उसके बाद उस होल के ऊपर में हम क्या करेंगे, जाली बिछा देंगे पूरा, एक नायलॉन का जाली, आजकल लोहा वाला जाली, ये सब बिछा देंगे पूरा। अब उसके बाद जहाँ जहाँ होल है वहाँ वहाँ कोशिश करेंगे एक मोटा बोरा रख देने का, कुछ भारी वजन रख देने का, टायर रख देने का, खाली चीज कुछ ऐसा रख देने का। अब क्या होगा, ये पूरा भारी हो गया है, अब जब ब्लास्टिंग करेंगे तो ये वाला जो नायलॉन का जाली है ना, थोड़ा सा ऊपर खाली वो हल्का सा वाइब्रेट होगा, उठेगा, पत्थर उत्थर तो वहीं के वहीं रह जाएगा, वहीं टूटेगा वहीं गिर जाएगा, पत्थर उड़ के कहीं जाएगा ही नहीं। तो इसको बोलते हैं मफल ब्लास्टिंग। मफल ब्लास्टिंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ कंट्रोल ब्लास्टिंग, ठीक है। तो मफल ब्लास्टिंग, प्राइमर कार्ट्रिज, डेक लोडिंग, ये सब चीज़ के बारे में आपका प्री स्प्लिटिंग, ये सब नॉलेज ब्लास्टिंग, सब सब तो आपको मिलेगा ये सब चीज़ में, ठीक है। फ्लाई रॉक का कितना रहता है एरिया, तो 500 मीटर रहता है फ्लाई रॉक वाला, है ना, डेंजर जोन। तो पहले 300 हुआ करता था, किताब में 300 दिया हुआ है, लेकिन आपका 500 अपडेट हो गया है जैसे सीएमआर में, तो सीएमआर को सर्वोपरि मानेंगे, है ना। तो ये सब लिखा हुआ है, पम्प ट्रक के बारे में जो मैंने आपको बताया था, एसएमएस में वही सब चीज़ लिखा हुआ है भाई, सब पूरा भर भर के वही लिखा है। अब आपको क्या ही बताया, डेक चार्जिंग के बारे में आपको बता चुके हैं, कंट्रोल ब्लास्टिंग बोल चुके हैं, कंप्यूटर मॉडल ब्लास्टिंग जिसको हम बोल चुके हैं, माइक्रो लॉगर सेट डेटोनेटिंग कोड में रिले सेट करते हैं, ये सब सब बता चुके हैं। अब आपको खाली रीडिंग डालना है, अब इतना कर लेंगे आप, आई होप। देखो अब एक आता है सेकेंडरी ब्लास्टिंग। सेकेंडरी ब्लास्टिंग क्या होता है समझते हैं, ठीक। सेकेंडरी ब्लास्टिंग होता है कि मान के चलिए आप ब्लास्टिंग किए, ब्लास्टिंग करने के बाद पूरा बड़का बड़का चट्टान टूट गया, अभी चट्टान को आप डंपर में लाद रहे हैं तो डंपर का चक्का उड़ जा रहा है, डंपर में लाद के आप भेज रहे हैं तो डंपर वाला बोल रहा है भैया इतना बड़ा चट्टान तो हम लेके नहीं जाएंगे, जब डंप करेंगे तो मेरा डंपर का डाला ही नहीं उठेगा।
तो बहुत सारा समस्या हो रहा है, आप लेके जा रहे हो तो खतरा भी है, चढ़ाई है रास्ता में, हो सकता है चट्टान ढल के गिर जाए किसी के ऊपर में, कान कपार फूट जाए, चोट लग जाए, तो बहुत सारा समस्या है। तो आप इतना बड़ा चट्टान को तो लेके जा नहीं सकते हैं, तो आपको इस चट्टान को तोड़ के छोटा-छोटा करना पड़ेगा। तो उसको कहते हैं सेकेंडरी ब्लास्टिंग। एक बार ब्लास्टिंग कर लिए हैं, बड़ा-बड़ा चट्टान टूटा, अब इसको वापस से तोड़ना चाहते हैं, उसे कहते हैं सेकेंडरी ब्लास्टिंग। सेकेंडरी ब्लास्टिंग 2 टाइप का किताब में दिया हुआ है, जनरली 3 टाइप का होता है, एक नया है। 3 टाइप का होता है। पहला होता है पॉप शूटिंग, दूसरा होता है प्लास्टर शूटिंग और तीसरा होता है स्नेक होलिंग। समझते हैं पॉप शूटिंग क्या होता है, प्लास्टर शूटिंग क्या होता है, स्नेक होलिंग क्या होता है। पॉप शूटिंग में जो चट्टान है ना, वो चट्टान में अलग-अलग जगह पे ड्रिल करेंगे, भयंकर एकदम ड्रिलर लाएंगे, घुसा-घुसा के ड्रिल करेंगे। ड्रिल किए, अब ड्रिल किए तो छेदा हो गया पत्थर में, अब उस छेदा में क्या करेंगे, बारूद भर देंगे। इसमें सब में बारूद भर दिए। बारूद भरने के बाद उसमें स्टेमिंग किए, सबको कनेक्शन किए और कनेक्शन करने के बाद दूर गए, दूर कहीं, है ना, कोई शेल्टर लेके, क्योंकि पत्थर है ना, वो बहुत दूर तक फेंकाएगा, क्योंकि चट्टान तो है नहीं, चट्टान थोड़ा सा ऊपर उठ के फेंकाता है, ये क्या है, ये पूरा पूरी सरफेस पर रखा हुआ है, तो बहुत भयंकर फेंकाएगा। तो इसके लिए हम लोग एक शेल्टर लेंगे दूर जाके, और शेल्टर में बैठ के हम ब्लास्टिंग करेंगे। ठीक है। एक क्वेश्चन आता है 180 मीटर वाला, कि जब ब्लास्टिंग कर रहे होते हैं तो कितना दूर पे आप शेल्टर को रखते हैं, शेल्टर में घुस के ब्लास्टिंग करते हैं, 180 मीटर है। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे करके ब्लास्ट करेंगे तो इसको बोलेंगे पॉप शूटिंग। इसको क्या बोलेंगे, पॉप शूटिंग। मतलब पत्थर था, ड्रिल किए, उसमें बारूद भरे, स्टेमिंग किए, कनेक्शन करके फोड़ दिए, तो वो हो गया पॉप शूटिंग। प्लास्टर शूटिंग क्या होता है समझते हैं। आपके पास ड्रिल मशीन नहीं है, या वो जो चट्टान आप देख रहे हैं उस चट्टान में जगह जगह पे क्रैक है, इस चट्टान में कहीं ना कहीं गैप है, क्रैक है, भरा हुआ है, गड्ढा ऑटोमेटिकली है, नेचुरल है। तो आप क्या करेंगे, उसी क्रैक में या उसी गड्ढे में आप बारूद भरना शुरू करेंगे। बारूद भरे, बारूद भरने के बाद उसको स्टेमिंग कर देंगे चारों तरफ से, है ना, चीटा माटी होता है, यानी जो वैक्स वैक्स होता है उसको लगा देंगे, ऊपर में चिपका देंगे किसी तरीके से, मिट्टी डाल के या कुछ करके, है ना, गीला मिट्टी से थोप देंगे उसको। उसके बाद ब्लास्टिंग करेंगे। इससे क्या होगा, ये पूरा पूरी चट्टान जो है वो टूट जाएगा छोटा छोटा टुकड़ा में। इसको बोलते हैं प्लास्टर शूटिंग, क्योंकि आप प्लास्टर कर रहे हैं, आप होल होल तो कर नहीं रहे, इसीलिए इसको कहते हैं प्लास्टर शूटिंग। अब एक टर्म आता है स्नेक होलिंग, क्या होता है इसको समझते हैं। स्नेक होलिंग का मतलब, मान के चलिए कि जो मेरा चट्टान था, ठीक है, मान के चलिए कि जो मेरा चट्टान था, है ना, वो कुछ अनइवन आकृति में, अनइवन आकृति में क्या है, आप अगर देख रहे हैं तो यहाँ से, अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ से गैप है, इधर पूरा गैप ही गैप है, फिर इधर से देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा गैप है। तो आप क्या करेंगे, जो पत्थर है, पत्थर के नीचे, पत्थर के बीच में नहीं बल्कि पत्थर के नीचे जहाँ पे गड्ढा बना हुआ है, या इसी जमीन को खोड़ के गड्ढा बनाएंगे, और गड्ढा बनाने के बाद इसमें क्या करेंगे, आप बारूद भर देंगे, पूरा का पूरा बारूद भर दिए अंदर में पाइप डाल के। उसके बाद उसका जो मुंह है, उस मुंह को हम स्टेमिंग करके बंद कर दिए, इसका मुंह को हम क्या किया, स्टेमिंग करके बंद कर दिए। अब बाहर से कनेक्शन करके फोड़ दिए। इसको बोलेंगे स्नेक होलिंग। इसको क्या बोलेंगे, स्नेक होलिंग। पॉप शूटिंग में आप ड्रिलिंग करेंगे पत्थर में ही, प्लास्टर शूटिंग में उसी में जो क्रैक है उस क्रैक में बारूद भरेंगे, और स्नेक होलिंग में पत्थर के नीचे, पत्थर के नीचे आप गड्ढा करेंगे या गैप होगा उसमें बारूद भर के ब्लास्ट करेंगे, उसे कहते हैं सेकेंडरी ब्लास्टिंग। ये 3 टाइप का होता है, तीनों हम आपको बता चुके हैं। चलिए, चलिए एक सेकेंड देख लेता हूँ कुछ छूट तो नहीं रहा है। चलो, बहुत बहुत मजेदार चीज है, 2 टर्म है लिखा हुआ, चलो समझते हैं। एक टर्म है जिसका नाम है कोयोटी ब्लास्टिंग। कोयोटी ब्लास्टिंग नाम नहीं सुने होंगे, पता है हमको, नहीं पूछेगा, लेकिन कोई बात नहीं, आपका किताब में थोड़ा सा लिखा है तो समझा देते हैं क्या होता है कोयोटी ब्लास्टिंग। कोयोटी ब्लास्टिंग एक अंडरग्राउंड ब्लास्टिंग टेक्निक है। सबसे पहले दिमाग बनाए कौन सा है, अंडरग्राउंड ब्लास्टिंग टेक्निक है, ओपन कास्ट है ना, अंडरग्राउंड ब्लास्टिंग टेक्निक। इसमें क्या होता है, इसमें हम सरफेस से बहुत सारा टनल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सरफेस से हम टनल बनाते हैं, मोटा मोटा चट्टान में। और टनल बनाने के बाद आदमी बाहर निकल जाता है, और पूरा का पूरा टनल में बारूद भर देते हैं सर। पूरा का पूरा टनल में, समझ रहे, गैलरी है, पत्थर का चट्टान है, आजू बाजू पूरा टनल में भर दिए हम बारूद, पूरा बारूद बारूद भर दिए, 100 टन हम बारूद इसमें भरते हैं, बहुत ज्यादा बारूद। इसके बाद इसको हम कनेक्शन कर दिए,
बाहर से स्टेमिंग किए, बहुत लंबा दूरी तक स्टेमिंग करते हैं, इसमें भी काफ़ी लंबा दूरी तक हमको स्टेमिंग करना पड़ता है ना। 50 मीटर 100 मीटर तक का स्टेमिंग करते हैं, इधर से भी 50 मीटर 100 मीटर का स्टेमिंग करते हैं। अब बाहर से कनेक्शन करके हम बारूद को फोड़ दिए, पूरा का पूरा माइंस एक बार में फूट गया, पूरा भयंकर वाइब्रेशन होता है। ये सब आइसोलेटेड एरिया में किया जाता है, भारत में जनरली इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। पूरा का पूरा फोड़ दिए, डेटोनेटिंग कोड वोड लगा के एकदम अच्छे से दूर में जाके पूरा अच्छे से फोड़े, एक बार में पूरा माइंस ब्लास्ट हो गया, मिनरल सब निकल गया, है ना। इसको हम करते हैं, इसको इस जगह पे करते हैं जहाँ पे चट्टान नहीं होता है, बल्कि पूरा का पूरा ब्लॉक मेरा मिनरल का होता है। क्योंकि अगर चट्टान फोड़ेंगे तो चट्टान और मिनरल मिल जाएगा तो फिर हमारा गुड़ गोबर हो जाएगा भाई, क्योंकि मिनरल और चट्टान अब बैठ के अलग करते रहो दिक्कत हो जाएगा। तो हल्का फुल्का चट्टान रहेगा तो उसको सेपरेट किया जा सकता है, हल्का फुल्का कुछ अलग रहेगा, इम्प्योरिटीज तो अलग किया जा सकता है। तो उसको इस जगह पे जनरली यूज़ करते हैं जहाँ के पूरा का पूरा जो मेरा ज़मीन है वो भी उसी मिनरल का बना हुआ है, उसके नीचे भी उसी मिनरल का है, टनल भी उसी मिनरल में बना हुआ है। तो उस जगह पे हम करते हैं सोयोटी ब्लास्टिंग, कोयोटी ब्लास्टिंग, ठीक है। सोयोटी कोयोटी जो भी पढ़ना पढ़िए, ये हम लोग इस टाइम में यूज़ करते हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। अब एक होता है थ्रो ब्लास्टिंग, कास्ट ब्लास्टिंग, इसको भी समझ लेते हैं यार, एक एक टर्म को एकदम मार डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं, एक टर्म नहीं छोड़े इस चैप्टर का, कुछ छूट गया होगा तो बताइएगा। थ्रो ब्लास्टिंग को हम लोग बोलते हैं कास्ट ब्लास्टिंग। क्या बोलते हैं? कास्ट ब्लास्टिंग। ये क्या होता है सर थ्रो ब्लास्टिंग का, ये क्या चीज़ है? तो देखो ये हम लोग करते हैं ओपन कास्ट में। कहाँ करते हैं? ओपन कास्ट में करते हैं। उसमें भी कहाँ करते हैं? जहाँ पे सॉवेल या ड्रैगलाइन चल रहा होता है, सॉवेल या ड्रैगलाइन चल रहा होता है। हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा ब्लॉक है कोयला का, ठीक है, बड़ा सा ब्लॉक है, हम चाहें तो ड्रैगलाइन से और सॉवेल से उसको काट सकते हैं, आसान है, काट सकते हैं। लेकिन हम सॉवेल और ड्रैगलाइन में काटने में थोड़ा सा, ये जो कोयला है वो थोड़ा हार्ड प्रवृत्ति का बिटुमिनस कोयला है, ऑब्वियस बात है, लिग्नाइट है तो आराम से काट लेंगे। बिटुमिनस कोयला है लेकिन थोड़ा सा हार्ड प्रवृत्ति का कोयला है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ना ब्लास्टिंग करेंगे, अलग अलग जगह पे होल कर देंगे पूरा ब्लॉक में, ठीक है। एक ही बार पहाड़ वहाड़ में चढ़ेंगे, पूरा ब्लॉक करेंगे और एक बार में पूरा ब्लास्ट कर लेंगे हल्का हल्का बारूद डालेंगे और ब्लास्ट कर लेंगे। ब्लास्ट करने से ये टूट के पूरा बिखर के यहीं पे आके जमा हो जाएगा। अब हम आराम से सॉवेल से या ड्रैगलाइन से इसको निकालेंगे। अब सॉवेल और ड्रैगलाइन को मेहनत नहीं करना पड़ेगा, तो खाली उठा उठा के डालते जाना है, कोड़ा कोड़ी खोदना ये सब काम नहीं होता है। तो इससे मेरा टाइम बच जाता है थोड़ा सा ठीक है, टाइम बच जाता है। इसको भी हम लोग कुछ ही माइंस में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। डोजर से भी हम इसको एक जगह से दूसरे जगह ठेल सकते हैं, तो एक फ़ायदा हो जाता है सॉवेल से ड्रैगलाइन से, है ना, मेरा समय बच जाता है। तो थ्रो ब्लास्टिंग, कास्ट ब्लास्टिंग, ओपन कास्ट माइंस में इस्तेमाल करते हैं। एक बार में हम पूरा होल करके ब्लास्ट कर लिया, उसके बाद ड्रैगलाइन से उसको हम एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, या सॉवेल से हम डाल रहे हैं फटाफट उठा उठा के, तो सॉवेल को खोदना नहीं पड़ रहा, थोड़ा सा जहाँ पे हार्ड होता है, जहाँ सॉवेल को टाइम लगता है ना, तो उसके लिए ये सब टाइम से झमेला सब बच जाता है। बेंच वेंच का लफड़ा नहीं है, सीधा तोड़ दिया, साइड में खड़ा हो गया, सॉवेल उसको खाली करते जा रहा है, जैसे कोल्ड स्टॉक खाली करता है, बिल्कुल उसी टाइप से। ऑफिशियली आपका जो एक्सप्लोसिव चैप्टर है, ऑफिशियली ऐसे एक्सप्लोसिव एसेसरीज एंड ब्लास्टिंग प्रैक्टिस आपका पूरी तरह से समाप्त होता है, ख़त्म होता है, फिनिश होता है, द एंड होता है। आई होप एक्सप्लोसिव चैप्टर आपको बहुत मज़ा आया होगा मेरे साथ पढ़ने में, क्योंकि एक्सप्लोसिव चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर है। इसमें कुछ कुछ चीज़ आपको मतलब खाली याद रखना है, बाकी सब आसान है। इसको रटते जाइएगा, बार बार देखिएगा, बार बार देखिएगा तो याद हो जाएगा, या फिर खुद से आप रिवीजन कीजिएगा। मेरा सजेशन होगा आपके लिए कि आप अगर पढ़ सकते हैं तो एक्सप्लोसिव एसेसरीज एंड ब्लास्टिंग वाला चैप्टर को पढ़िए। और एक सजेशन है, अगर आपके पास समय है, अगर आपके पास समय है अभी, तो मेरे हिसाब से एक किताब है ना, जो हम पर्सनली पढ़े हैं तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरा डीप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है ब्लास्टिंग का। तो हम उस किताब को आपको फिर से रेफर करना चाहेंगे, आपको 1 रुपया नहीं मिल रहा है इसके लिए, लेकिन बोल रहे हैं। किताब का नाम है ब्लास्टिंग प्रैक्टिस बाय एलसी काकू। मेरे ख्याल से ये सिर्फ हिंदी में ही आती है, तो जिसका हिंदी ठीक है वो जरूर ले ले, और जिसका इंग्लिश सही है वो हो सकता है कोशिश कीजिए मिल जाए अगर, है ना। एलसी काकू से मिल सकता है, लवली प्रकाशन से मिल सकता है, या ऑनलाइन में मिलता है तो ठीक है। ब्लास्टिंग प्रैक्टिस बाय एलसी काकू, ये किताब ज़रूर पढ़ना चाहिए अगर आप ब्लास्टिंग में थोड़ा सा भी कमज़ोर है या ज़्यादा जानकारी चाहते हैं। बहुत ही सिंपल सरल भाषा में चैप्टर चैप्टर बाय चैप्टर लिखा है, बहुत पतला किताब है, आप इसको बहुत आराम से पढ़ सकते हैं 10 दिन 15 दिन में। और ये किताब पढ़ लेंगे ना तो आपका बहुत बेसिक से डीप से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और बाकी डीजे देशमुख का एक्सप्लोसिव एसेसरीज ब्लास्टिंग प्रैक्टिस तो आपको पढ़ना ही है।
तो मेरे हिसाब से आपको ये किताब पढ़ना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी। और अगर नहीं भी पढ़ते तो कोई बात नहीं, इतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछेगा नीचे ब्लास्टिंग प्रैक्टिस वाला, एक्सप्लोसिव वाला जो आपका टेक्स्ट बुक में, उतना डाटा इनफ है। तो मिलते हैं अगले किसी और क्लास में, किसी और चैप्टर के साथ, किसी और टॉपिक के साथ। अगर जब तक फ़ी नहीं दिए हैं यार, लास्ट वाला फ़ी है, इसके बाद तो फिर आप लोग को बैच भी 091 ये मेरा फ़ोनपे नंबर है, ये 0 है, 1 मिनट में इसको कर देता हूँ, 0919102111091, इस नंबर पे फ़ोनपे, गूगल पे जो आप कर सकते हैं कर दीजिएगा, फ़ोनपे कर दीजिएगा, गूगल पे कर दीजिएगा, ठीक है। तो लास्ट फ़ी है, दे दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। इसके बाद तो फिर आपका टेंशन नहीं है। चलिए, आपका सिलेबस, लेजिस्लेशन वगैरह सब कुछ हो चुका है, यही वॉल्यूम 1 का कुछ चैप्टर बचा है ना। अब छोटा-छोटा चैप्टर में, एक बड़ा चैप्टर में खाली आप ओपन कास्ट बच गया, बाकी सब तो छोटा-छोटा चैप्टर है यार। और जो बोल रहे हैं ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, वो चैप्टर नहीं पढ़ा है, तीसरा नहीं है, दूसरा नहीं है, एक बार में लिंक भेज देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। डोंट वरी, तो पीछे जाके चेक कीजिए, लिंक में आपको मिल जाएगा। तो ओपन कास्ट एक बड़ा चैप्टर बचा हुआ है, बाकी बड़ा चैप्टर तो कुछ है नहीं, बाकी एक-एक दिन का चैप्टर है यार, स्टोइंग 1 दिन का है, बोर्डन पिलर 1-2 दिन में है, पिलर एक्सट्रैक्शन, छोटा-छोटा चैप्टर है, हो जाएगा खत्म, टेंशन नहीं लेना आपको। चलिए, मिलते हैं अगली किसी और क्लास में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।